आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर? यस ओके ओके सर। ओके अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगेन गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स का क्लास है और इनकम टैक्स में हम लोग ना थोड़ा प्रैक्टिस मोड में है। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल? सर आजकल हम लोग एक कंप्लीट टोटल इनकम कैलकुलेशंस पे बातचीत कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल आपके पास आता है कंसल्टेंसी के लिए और आपको आके पूछता है कि भाई मेरा ये इनकम है, मैं यहाँ से इतना कमाया, वहां से इतना कमाया, और अलग अलग हेड्स का हिसाब आपको देता है। तो आपको बताते हैं कि उनको मेरा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके। ऐसे अगर मैं येस्टरडे वाला क्लास आपको बताऊं तो येस्टरडे में हम लोग क्या किए थे सर? येस्टरडे हम लोग ये किए थे कि येस्टरडे नहीं, येस्टर वीक, ठीक है, लास्ट वीक में, लास्ट क्लास में हम लोग ये किए थे कि एक इंडिविजुअल आया था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो अपना प्रोफेशन संभालता था। उसका अलग अलग इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल्स दिया था और फिर उनका टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक कुछ मिसेस या मिस कुछ नाम था, देखा था क्वेश्चन। वो अपना पूरा प्रोफेशनल डिटेल्स आपको देके रखा था और पूरा क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। आप सबको याद है सर लास्ट दिन का क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आपको रेडी रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कि सवाल मने पड़ছে? कौन सा था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर नहीं, दिस वन दिखाते हैं। इवन हम लोग उसमें 115 बीएससी भी सॉल्व किए थे। आई थिंक मिस पूर्वी ये क्वेश्चन था, ठीक है, पूर्वी जी का क्वेश्चन था जिसमें पूर्वी जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उन्होंने अपना सारा एक्सपेंडिचर एंड इनकम डिटेल्स दे दिया था। ठीक है, सैलरी, स्टाफ को कितना सैलरी दे रहा था, आर्टिकल असिस्टेंट को कितना सैलरी दे रहा था, ठीक है, और इंसेंटिव्स क्या दे रहा था, मैंने सारा खर्चा दे दिया था और सारा इनकम दे दिया था कि कहाँ कहाँ से। जैसे ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से करेगा? ऑडिट से करेगा। ठीक है, ये चार्टर्ड का एकदम मोनोपोली काम है सर, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट करना। मैंने इसमें बाकी जगह बाकी लोगों का इतना जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा, टैक्सेशन सर्विस अच्छा खासा कर लेते हैं, 15,40,000 का टैक्सेशन करके कमाता, कंसल्टेंसी करके 12,70,000 कमाता, ठीक है। तो अप्रोक्स इतना था इनका इनकम था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी था, जैसे डिविडेंड इनकम, ठीक है, ये अदर सोर्स में हम लोग ट्रीटमेंट किए थे ये, ठीक है। हाँ सर, शेयर से डिविडेंड इनकम था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि उन्होंने ना कॉपी चेक किया उसके लिए। वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का कॉपी होता है ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, तो नॉलेजेबल पर्सन कॉपी चेक कर सकते हैं, ऑथोरिटी होता है। तो वो कॉपी चेक किया तो हाँ कर सकते हैं सर, ठीक है। जिनके पास ऑथोरिटी होता है, नॉर्मली जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनको नॉर्मली मिलता है। आप प्रैक्टिसिंग नहीं सर, ठीक है। तो 15,800, ठीक है, 15,800 ऑनरेरियम, ठीक है, मिला था, सम्मान में दिया गया था। 7,600 का देखो सर यूटीआई है, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जिन्होंने, तो ग्रॉस है यूनिट, ये ग्रॉस है, इसका हम लोग बाद में टीडीएस भी काटे थे। ये ग्रॉस है, इसमें से टीडीएस भी काटा गया था 10% का, ठीक है। जहाँ जहाँ ग्रॉस रहेगा वहाँ टीडीएस काट के बाद में दिखाना है। तो पूरा कैलकुलेशन सॉल्व किए थे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन लोगों ने भी ये क्लास नहीं किया, ठीक है, उनको मेरा रिक्वेस्ट है सर, ये वाला क्लास मेरे से कलेक्ट करो और प्लीज एक बार देख लो, एक बार फिर भेज दीजिए, ठीक है, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। हाँ, ये वाला शायद नहीं भेजा था, ठीक है। अगर कभी भी कोई क्लास किसी का मिस हो, समझ में नहीं आता है प्लेलिस्ट में यूट्यूब में, तो मेरे से कलेक्ट कर लेना। ऐसे सारा क्लास में हमेशा अपलोड करता भी नहीं, ठीक है। कभी कभी मेरा क्लास में बहुत सारा मिस भी हो जाता है, तो आप लोग मेरे से कलेक्ट कर लेना। ये आप लोगों का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर कि क्लास मिस हो जाने से कर लूंगा ना फिर। हाँ सर, समझ गए, हाँ बिल्कुल सर, आज ही कर लेना, ठीक है, पेंडिंग रखोगे आज। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में पूर्वी जी नॉर्मली जो टैक्स लायबिलिटी पे किया था, मैंने देखो इसमें दो ऑप्शन था उनके पास। पहले हम लोग ना रेगुलर प्रोविजन यूज किए थे, मैं इवन आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि हम लोग क्या किए थे इसमें। एक सेकेंड, इनकम टैक्स के साइड में चलते हैं सर, कम टैक्स ई फाइलिंग गवर्नमेंट.इन, ठीक है। इसमें हम लोग के सामने हमेशा टैक्स पे करने का दो ऑप्शंस होते हैं, है ना सर।
तो मैं अगर स्लैब में चलता हूँ तो स्लैब में देखो, स्लैब कहाँ, बिजनेस प्रोफेशन टैक्स स्लैब्स, स्लैब 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 स्लैब, ये रहा स्लैब, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे सामने स्लैब होता है, तो एक होता है ओल्ड टैक्स रेजिम, एक होता है न्यू टैक्स रेजिम। जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ सर, लास्ट क्लास का डिस्कशन था, रिकॉल करा रहा हूँ कि लास्ट दिन हम लोगों ने क्या किया था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी, ऐसे ओल्ड मैंने ये नहीं कि अभी यूज नहीं होता, स्टिल इन यूज, ठीक है। रिजिम ओल्ड है, तो इसका जो रिजिम है ये ओल्ड है, और जो न्यू टैक्स रिजिम है ये न्यू है। तो आपके पास ऑप्शंस है, या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, लेकिन कोई एक को ही यूज करना है। होल्ड करना बेटर है। नहीं, वो डिपेंड करता है, सामने हो। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर अगर क्वेश्चन मेंशन कर देता है, जैसे ये 115 बीएससी अगर क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि आपको 115 बीएससी ही करना है, तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में उसी हिसाब से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन करता है, अगर क्वेश्चन ये मेंशन करता है कि आप डोंट फॉलो 115 बीएससी, नॉर्मली बोल देता है the SSC is not use 115 बीएससी, तो अगर वो बोल देगा कि 115 बीएससी नहीं करना है, तो इसका मतलब ओल्ड में करना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग दी टैक्स लायबिलिटी का, हाँ, तो दोनों करना है, दोनों करना है, और आपको सजेस्ट करना है कि किस में उनको बेटर हो। तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, कुछ कर नहीं सकते। कितना घंटा मिलता है एग्जाम पे? कितना घंटा मिलता है सर, एक इसमें एक इतना बड़ा क्वेश्चन के लिए आपको 8 नंबर देगा, टाइम ओवर 3 घंटा मिलेगा टोटल, एक 100 मार्क्स का 3 घंटा, ठीक है। वो तो ऐसे निकल जाए। ना, ऐसे नहीं निकलेगा सर, वो उतना लेवल का प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है। तो ज्यादा टाइम का बात नहीं है, मैं कल लास्ट क्लास में ट्रिक्स भी समझाया था, ठीक है। तो आप क्लास फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन था, आपको पूरा क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट में पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट में क्या करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ बनोगे सर। ऐसा नहीं कि मैं क्लास में करा दे रहा हूँ और आप फिर उसी की तरह से उसको रख दे रहे हो, ऐसा करने से नहीं होगा। मेरे क्लास को करने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मेरे नोट से, अपने मैथ से, जहां से मिले सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग बन जाओगे, और फिर एग्जाम में यही चीज जो आप नॉर्मल टाइम पे 10 मिनट से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे, एग्जाम टाइम पे वो क्वेश्चन पढ़ने में आपको हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा। ऐसे कहावत है ना सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ नेशन मेक्स ग्रेट, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी फॉलो करना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके कर पाओगे, नहीं तो ये सारा एडजस्टमेंट आप 2-3 मिनट में समझ नहीं पाओगे करना क्या है। अब उसी में टाइम लगेगा, अच्छा ये बोला है, ये बोला है, पढ़ते जाओगे बहुत देरी लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा सर, मैं धीरे धीरे सब डेवलप करूंगा, बस आप लोगों को मेरा बात थोड़ा सुनना है। जो बात नहीं सुनेगा मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था, मैं जस्ट एक बार रिकॉल करता हूँ ये बात कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया था पूरा का पूरा, और उसमें पता लगा था कि पूर्वी जी का सारा हिसाब किताब करने के बाद पीजीबीपी हिसाब से, और ये वहां पर ये भी किया था सर, पीजीबीपी का कैलकुलेशन भी था, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी था, क्योंकि इनका रेंटल इनकम भी एक था, और डिविडेंड इनकम भी इनका था। सब कुछ करने के बाद पता चला कि पूर्वी जी का 10,11,944 रुपया का ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से इनको ना एक डिडक्शन मिला था 10,000 टका का, ये पूरा कैलकुलेशन क्वेश्चन में दिखा हुआ है क्लास में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको लगा था कि टोटल इनकम इतना है, और राउंड ऑफ करके 940 जो नियरेस्ट 10 पे होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है सर कि 10,01,940 टका पूर्वी जी का इनकम हुआ था। ये इनकम करने के बाद, ये इनकम करने के बाद हमें टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम यूज किए, एडवांस टैक्स के ऊपर मेंशन एडवांस टैक्स क्वेश्चन में बोल देता है, वही अगर बोल देगा तो आपको लास्ट में वो माइनस करना है, ये भी, हाँ, ये लेस करना है, ये भी मैं लास्ट दिन दिखा दिया कि एडवांस टैक्स क्वेश्चन में रहे तो क्या करना है, टीडीएस रहे तो क्या करना है, ये सब कुछ क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। आज भी ऐसा कुछ क्वेश्चन करूंगा, आज भी प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। ये 194 सेक्शन के अंदर वो, हाँ, टीडीएस का कैलकुलेशन 194 के तहत होता है, वो भी लास्ट दिन बोला है, और ये सब टीडीएस एडवांस टैक्स के ऊपर ना हम लोग डिटेल्स में फिर पढ़ेंगे सर, डोंट वरी। टीडीएस भी लेस होता है। हाँ सर, क्योंकि वो सब टैक्स एक बार ऑलरेडी दे चुके होते हैं, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज के ऊपर 2-2-3 बार टैक्स नहीं देना है, इसलिए पहले अगर कोई टैक्स दे देते हैं, वो टैक्स मेन टैक्स लायबिलिटी से कट हो जाता है। बात समझ रहे हो सर, अगर एक बार किसी चीज पे टैक्स दे देते हैं, तो उसी के ऊपर बार बार टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए उसका डिडक्शन मिल जाता है। इसको डिडक्शन नहीं बोलेंगे, इसको एडजस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एडवांस टैक्स 70,000 का दिया हुआ था, तो पूर्वी जी यहाँ पर माइनस कर दिया। टीडीएस उनका क्योंकि
डिविडेंड इनकम पे उनका टीडीएस था, डिविडेंड इनकम में उनका टीडीएस था, तो डिविडेंड इनकम का टीडीएस उनका पहले से ही काट लेगा ना, तो वो टीडीएस भी यहाँ पर माइनस हो गया था। और जो टीडीएस काटा था यूटीआई पे, उस पे भी 10% टीडीएस था, वो भी यहाँ पर डिडक्ट हो गया था। ये सब बोला हुआ है क्वेश्चन। तो आज मैं जस्ट आपको इतना रिकॉल करा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में अगर बोला नहीं कि ओल्ड टैक्स रेजिम यूज करना है कि न्यू टैक्स रेजिम यूज करना है, तो आपको दोनों करना है और फिर एडवाइस करना है। नीचे एक थोड़ा हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ, आप जस्ट एक बार देखो, ये देखो यहाँ पर 10,01,940 पे हम लोग कैलकुलेशन कर चुके थे, और कैलकुलेट करके पता चला कि इनका लाइबिलिटी बन रहा है 1,17,650, फिर वहां से एडवांस टैक्स माइनस किए, टीडीएस माइनस किए, तो उनका लाइबिलिटी बना था 45,793, और उनका राउंड अप हुआ था 45,790। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ करके, मैंने ये सरकार के घर में ये जमा होगा, रिटर्न फाइलिंग करने के बाद ये टैक्स अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना। ठीक है, ये बना था नॉर्मल टैक्स रीजन एज पर दी क्वेश्चन पूर्वी जी का। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि हम 115 बीएससी यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन चुपचाप अपने जगह में साइलेंट था। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जीटीआई तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो आपको फिर से जीटीआई कैलकुलेट नहीं करना है, इसी में एक्चुअली टाइम लगता है। जीटीआई ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, तो जीटीआई कैलकुलेशन फिर से नहीं करना। आपको क्या करना है, अब इसमें 115 बीएससी लगाना है। तो 115 बीएससी लगा के फटाफट आपने चेक किया कि, क्योंकि 115 बीएससी में रेट अलग होता है, मैं आप लोगों को कॉपी में लिखा के रखा, और उसमें 5%, 10%, 15%, 20% इतना सारा स्लैब हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद टैक्स लायबिलिटी हुआ था 84, उसमें से एडवांस टैक्स माइनस हो गया 70,000, और टीडीएस भी माइनस हो गया था 1052 एंड 762, सॉरी 760। करने के बाद उर्वी जी का टैक्स लायबिलिटी आया सर 8672 का, जिसको राउंड ऑफ करके आ गया 8670। कम हो यही तो मजा है इसका, यही तो मजा का बात है कि कौन सा टैक्स लायबिलिटी यूज करना चाहिए। आप अपने आप को, आप कौन हो, आप कंसल्टेंट हो ना, तो आप अपने क्लाइंट के बेनिफिट के हिसाब से काम करो। क्लाइंट को बेनिफिट कराओगे तो फिर आप भी थोड़ा अपना फीस ले पाओगे है ना। बंदे को प्रॉफिट कराओगे तो बंदा खुश होगा ना, कि भाई देखो दूसरे के पास गए थे 45,000 का चिपका दिया, यहाँ पर आए तो 8,000 में चिपका दिया, क्योंकि आपको नॉलेज है इसमें, हो सकता है। तो क्योंकि ये एक प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, तो अगर ये एक बार ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 115 बीएससी में इनको बेनिफिट है। तो और उनको कोई डिसअलाउड भी नहीं है कि 115 बीएससी यूज नहीं कर सकता। तो हम लोग इस पर्टिकुलर निष्कर्ष पे आए थे, इस कंक्लूजन पे आए थे कि क्योंकि 115 बीएससी में उनका टैक्स लोअर हो रहा है, वहां पर 45,000 हो रहा था। तो सिंस टैक्स पेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी इज लोअर देन द टैक्स पेबल अंडर रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मिस पूर्वी टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएससी। समझ रहे हो सर, ये वाला बात भी हम लोग लिखे थे। तो सी हैज टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शंस ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो उनको ये कब तक कर लेना चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023 का, जो डेट चला गया। तो इन हर केस सिंस ही इज लायबल टू गेट हर बुक्स अकाउंट्स ऑडिटेड, अब क्योंकि उनको अपना बुक्स ऑडिट भी करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो तो खुद चार्टर्ड है, लेकिन खुद तो ऑडिट नहीं कर सकता, किसी दूसरे से कराना पड़ेगा। नहीं सर, खुद का नहीं, खुद का नहीं कर सकते। आप अपना चीज कैसे ऑडिट करोगे सर, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको किसी और से ही करना। उसके लिए पैसे देना। हाँ ऑब्वियसली, ये तो बहुत बढ़िया है। खुद का चीज कभी ऑडिट नहीं करवा सकते। डॉक्टर का ऑपरेशन डॉक्टर खुद कर सकता है, किसी और के पास ही ना जाना पड़ेगा। मार्केट तो बन ठीक है। तो further since he is having income from business or profession during the previous year 2020 to 23, if she opts for section 115 BSc for this previous year, the said provision would apply for subsequent assessment year as well। यानी क्योंकि लास्ट ईयर भी उनका बिजनेस इनकम था, यानी बिजनेस प्रोफेशन इनकम था, करंट ईयर में 115 बीएससी यूज कर रहे हैं, तो अगले साल भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली एक बार यूज करने से ये 3 साल तो करना ही पड़ता है, लगा था, ये चेंज नहीं कर पाओगे। अभी लगा था। हाँ लगा था, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक सिस्टम इसमें बना रहता है, और ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग क्लास में देख चुके थे, ठीक है। तो ये था मैंने समझने वाला कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी बेहतर क्वेश्चन था। तो आज भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे सर, देखते हैं क्वेश्चन में पिटारा पे क्या है। टोटल इनकम का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग रिगार्डिंग टोटल इनकम करे जा रहे हैं, रिगार्डिंग टोटल इनकम। इसमें हो सकता है कि किसी किसी का अभी तक मैंने बेसिक नहीं करवाया, हो सकता है आपको अभी हेड्स ऑफ इनकम का पूरा नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको आइडिया तो लग जा रहा है ना कि बंदा कैलकुलेशन करता कैसे है।
अब जैसे जैसे आपको ये पता लग जा रहा है कि कैलकुलेशन होता कैसे है, कि धीरे धीरे आपको तो डेप्थ नहीं मिल रहा है, और डेप्थ के लिए आपको मेहनत करना है। वही चीज हम लोग जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे उस तरह से पढ़ेंगे। कॉपी निकाल लो सर, कॉपी निकाल लो। निकाला हुआ है। चलो सर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। मैं थोड़ा बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को समझ में आया सर, ऑनलाइन में जो लोग हैं? सनोन, शालिनी, प्रिया, नील, कोनिका, ऋषभ, बोलो सर। हाँ सर। वजह अच्छे तो याद आ रहे हैं ना सर? जरूरी बातें हैं सर, काफी जरूरी बातें हैं, भूलना नहीं है सर। बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस बंद मत करना सर, प्रैक्टिस बंद कर दोगे भूल जाओगे। ऐसा ना करे कि प्रैक्टिस ही बंद हो। जहां से मिले सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करते रहो, रटते जाओ। मैंने करते भी रहो, रटते भी रहो, जो करना है करो, लेकिन करो। लेकिन सिर्फ रट के कभी नहीं समझ पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। स्केल है आपके पास? नहीं सर, मैं स्केल नहीं यूज करता। हाँ। अच्छा, और एक क्वेश्चन, आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे सर। चलो देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन के पिटारा पे। कोई अच्छा क्वेश्चन मिले तो अच्छा रहेगा। सर जीएसटी में लिए ना दिखाई नहीं रहा था। नहीं सर। वही मैं लिख के बैठने वाला जीएसटी के बारे में। तो इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट कर दूंगा, इन काट देता हूँ। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्वेश्चन देखिए। लास्ट दिन जैसे क्वेश्चन किए थे ना, सिमिलर एक क्वेश्चन फिर से कराता हूँ। चलो देखते हैं आप लोग कितना याद है आप लोगों को, वो भी मैं देख लेता हूँ। जैसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं है बट काइंड ऑफ। ठीक है, वही एक प्रोफेशनल का एक अकाउंट है। अब इसमें ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला है, आपके यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट भी लगा सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी लगा सकते हो, जिसको जो फील है, लॉयर भी लगा सकते हो, कोई भी प्रोफेशन का अकाउंट जैसे होता है। ठीक है, मैंने आपका कोई फार्म है तो एक फार्म अपने अकाउंट जैसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो देखो सर, यहाँ पर बेसिकली आपका क्लाइंट है मिस्टर राजीव, जिनका एज है 50 साल। क्वेश्चन को पहले पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे सर चल क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो सर, थोड़ा ट्रिकी होगा क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है, पर थोड़ा बने रहो, आपको आइडिया लगेगा कि कंसल्टेंट कैसे काम करते हैं। सर रिसीव पेमेंट अकाउंट में रिसीव मतलब इनकम हो। हाँ, रिसीव माने इनकम, तो और पेमेंट माने एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। ठीक है, मैंने बेसिकली एक प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है। वही। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर या रिसीव पेमेंट अकाउंट करके करते हैं। तो मिस्टर राजीव एक 50 साल के हैं। और अच्छा, ये 50 साल का इंपॉर्टेंट होता है सर, क्यों? क्योंकि एज के ऊपर टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाता है। लिखा के रखा आप लोगों को कि जैसे किसी का एज 60 साल के ऊपर चला जाएगा और 80 के नीचे होगा, ठीक है, इसका अलग है। उसका अलग रेट है। जिसका जिसका इनकम 60 के नीचे है, वो भी सर। रेसिडेंट तो है ही, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले में यहाँ पर एज आया, ठीक है, with आप लोग सोचोगे होगा, मैंने कोई ना थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड, एज दिया है क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, काफी फर्क पड़ता है। ये जो एज है ये फर्क पड़ता है, ये जो रेसिडेंट वर्ड दिया है ना ये फर्क पड़ता है, ये सब चीजें फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या बंदा 60 साल के नीचे है कि सर 60 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, क्योंकि आपका टैक्स रेट चेंज हो जाए। ठीक है, क्या बंदा रेसिडेंट है, अगर रेसिडेंट नहीं ना हो के नॉन रेसिडेंट होता, ठीक है, तो भी उसका मतलब फर्क पड़ सकता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जब आपको नॉन रेसिडेंट दिख जाएगा। तो ये सब चीजों थोड़ा थोड़ा मैंने क्या सर ना, आपको हमेशा नजर रखना चाहिए। तो ये 50 साल का बंदा, रेसिडेंट इंडिविजुअल, प्रैक्टिसिंग सीए है, सीएमए सीएस जो भी समझना है समझो, लॉयर। अच्छा, फंड से रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 दिया क्या है सर? आपको एक ओपनिंग बैलेंस दिया है इनके बिजनेस का। ठीक है, रिसिप्ट का ओपनिंग बैलेंस मैंने लास्ट ईयर जो था उसको खींच के लाया गया है। मैंने बेसिकली लास्ट ईयर प्रॉफिट
हाँ मैंने लास्ट ईयर ये आपका एक्चुअली रिसिप्ट खत्म हुआ था 12,000 पे 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 का रिसिप्ट को अगर आप इधर खींच के लाओगे तो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, न्यू ईयर का ओपनिंग, ऐसे ही तो होता है ना। लास्ट ईयर का क्लोजिंग मैंने न्यू ईयर का ओपनिंग, ये तो आप लोग अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 1/4/2022 में 12,000 का। कैश ऑन हैंड एंड एट बैंक, मैंने इनका बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, ओपनिंग बैलेंस, अच्छा सॉरी, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये एक्चुअली बैंक में पड़ा हुआ है, या तो हाथ में है या तो बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये बताना चाह रहा था। अच्छा, फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस ग्रॉस में दिया। ठीक है, मैंने टैक्स वगैरह इसमें से काटा नहीं, तो 59,38,000 इनका क्या बन जाता है सर, टोटल इनकम है, फी मिलाए। इनका रेंटल इनकम भी कुछ है 50,000। इन्होंने मोटर कार लोन फ्रॉम कनारा बैंक, ठीक है, कनारा बैंक से इन्होंने मैंने मोटर कार के लिए लोन दिया है कनारा बैंक से, जिनका 9% पर एनम का इंटरेस्ट इनको रिसीव हो रहा है। ये किसी को लोन दिया है, उसके बदले, हाँ ठीक है, मोटर कार लोन फ्रॉम कनारा बैंक, जिसके लिए इनका 2,50,000 का हो रहा है, जिसका 9% पर एनम का रिसिप्ट है। आगे बताता हूँ इसका मैंने बेसिकली कैलकुलेशंस क्या होगा इनका, और भी चीजें देख लो सर आप। अच्छा, कुल मिला के इनका रिसिप्ट है, कुल मिला के इनका रिसिप्ट है कितने का, 62,50,000 का। सिमिलर अमाउंट ऑफ पेमेंट भी हो जाएगा, मैचिंग कर जाएगा, बैलेंस जैसे होता है पीएल। स्टाफ सैलरी को पेमेंट किया है सर 21,50,000। इवन आर्टिकल स्टूडेंट होते हैं फॉर्म में, उनको भी दिया है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है इनका 11,48,000। इनका ऑफिस रेंट भी है थोड़ा सा 30,000 का। ठीक है, हाउसिंग लोन रिपेड टू एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाउसिंग लोन रीपे किया, जिसमें इंटरेस्ट है 88 का, बाकी प्रिंसिपल का पैसा, बाकी प्रिंसिपल का पैसा। टोटल लोन के अंदर, लोन माने क्या, लोन माने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो लोन के अंदर ये 1,88,000 के अंदर 1,88,000 के अंदर प्रिंसिपल का भी पैसा है और इंटरेस्ट का भी, जिसमें आपको अलग से बोल दिया कि इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट में एक्चुअली आपको बेनिफिट मिलता है, प्रिंसिपल पे आपको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, वो सब बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पहले आप देखो कि कितना टाइप्स ऑफ चीजें हो सकता है। एक इंसान जब किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, उनका अपना समय सब झमेला लेके जाता है, ये उसका झमेला है। अब ये झमेला को शॉर्ट आउट करना है आपको। तो अगर आप फाइनेंशियली नॉलेजेबल रहोगे, टैक्सेशन का नॉलेज रहेगा, तो आप जाके उनका सजेशन दे पाओगे। इसको याद रखना, सब कुछ आपको पता रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक एक्सपर्ट कहलाओगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें आपका 10% ऑफ सम एश्योर्ड है 24,000। ठीक है, प्रीमियम भर रहे हो। मोटर कार एक्वायर्ड इन जनवरी 2023 बाय अकाउंट पेइंग चेक, मोटर कार आपने खरीदा, जो आपने अकाउंट पे चेक से खरीदा, 4,25,000। आपका मेडिकल इंश्योरेंस का एक प्रीमियम भी बता रहे हैं यहाँ पर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप अपने लिए और वाइफ के लिए भर रहे हो। ठीक है, जो यहाँ पर ये अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए भर रहे हैं, पेड बाय अकाउंट पे चेक। अब आप बोलोगे सर ये अकाउंट पे चेक का क्या केस है। सर कैश में करने से कई बार बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि कैश का बेनिफिट इनकम टैक्स आपको देता नहीं, इसीलिए अगर आप अकाउंट पे से करोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब सिंपल बात है, खर्चा का प्रमाण है। अगर कैश में करोगे तो वो ब्लैक मनी भी तो हो सकता है, दैट्स वाई। तो ये आगे आगे आपको मैं डिटेल्स में एक एक चीज बताऊंगा कि कितना कैश अलाउ करता है कितना नहीं करता है। मैं उतना झमेला में अभी नहीं लेके जा रहा। ठीक है, काफी चीजों का डिटेल्स है, अभी बस क्वेश्चन को करने के लिए जितना जरूरी है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/12/2022 बाय अकाउंट पे चेक फॉर प्रोफेशनल यूज, पर्सनल नहीं बोला, प्रोफेशनल बोला। डोमेस्टिक ड्राइंग मैंने घर के लिए कुछ पैसा उठाया 2,72,000। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन, पीपीएफ मैंने फंड होता है ना, उसमें सब्सक्रिप्शन है उनका 20,000 का। मोटर कार का मेंटेनेंस का 10,000 का खर्चा है, और उनका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। सब कुछ करने के बाद, पेमेंट वगैरह सब कुछ ये करने के बाद उनका बैलेंस, मैंने रिसिप्ट और पेमेंट को एडजस्ट करो आपको ये मिलेगा, बचा है 19,15,000। ठीक है, बैलेंस कैश ऑन हैंड एंड बैड, कुल मिला के दोनों साइड ये अमाउंट आने के बाद ये दोनों साइड टैली हो जाता है।
ये अगर नहीं होगा तो टैली नहीं होगा सर। ये बेसिकली रिसीप्ट के साथ पेमेंट को एडजस्ट करोगे तो वो टैली करने के लिए हो जाएगा, जैसे आप लोग अकाउंट्स में करते हो। ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ आपको क्या बोला है, इसके साथ आपको क्या बोला है सर, कि ऑक्युपाइज 50% ऑफ द बिल्डिंग फॉर ओन रेसिडेंस। जिस बिल्डिंग में वो रहता है वो उस बिल्डिंग का 50% ऑक्युपाई करके रखा है अपने रहने के लिए, एंड लेट आउट द बैलेंस फॉर रेजिडेंशियल यूज एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000। बाकी हिस्सा को 5000 का रेंटल के लिए दे दिया, जैसे नॉर्मली हर लोग करते हैं। एक 2 स्टोरेज बिल्डिंग है कोलकाता में, जैसे कोई भी बड़े शहर में ऐसा ही तो होता है, ऊपर खुद रह लिया नीचे भाड़ा दे दिया, या फिर नीचे रह लिया ऊपर भाड़ा दे दिया, ऐसे ही तो करते हैं, ज्यादातर ऊपर रहता है। ठीक है, तो अब क्या है सर, यहाँ पर ये पूरा घर का 50% खुद यूज कर रहे हैं ओन रेजिडेंस के लिए और बाकी रेंटल इनकम दे दिया, जैसे नॉर्मली करते हैं। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 97-98 व्हेन द हाउसिंग लोन वाज टेकन। सर ये इंपॉर्टेंट बात होता है, ये हाउस प्रॉपर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि लोन कब लेता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, सब कुछ धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। मोटर कार वाज पुट टू यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। जो मोटर कार है ये खुद के लिए भी यूज हो रहा है प्लस बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है। 1/5 of the motor car use is for personal purpose. No car loan interest was paid during the year. ड्यूरिंग द ईयर का कोई कार लोन का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। और आपको यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू दिया है एसेट का, आपके बिजनेस पे, इनके बिजनेस पे जो एसेट है सर, एसेट में फर्नीचर का बैलेंस दिया है अभी 1/4/22 का बैलेंस दिया है, 60,000 का है फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी 80,000 का, जिसमें एयर कंडीशनर, फोटोकॉपी, ठीक है, मैंने जेरॉक्स मशीन एटसेट्रा एंड कंप्यूटर सब कुछ मिला जुला के 50,000। ठीक है, और मिस्टर राजीव फॉलोज दी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक एक्रुअल बेसिस और एक कैश बेसिस। माने ये इनका क्या कॉन्सेप्ट है, पैसा आता है तो एंट्री करते हैं, पैसा जाता है तो एंट्री करता है। पैसा आएगा या जाएगा इसका एंट्री नहीं करता। ठीक है, नॉर्मली अकाउंटिंग क्या है, एक्रुअल सिस्टम पे होता है ना। नॉर्मल अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या होता है जो पैसा मेरे को मिल भी सकता है, ठीक है, उसका भी हम एंट्री करते हैं, और जो पैसा हमें देना पड़ता है उसका भी हम एंट्री करते हैं। बट ये क्या बोल रहा है सर, ये कैश बेसिस में करता है, थोड़ा हटके क्वेश्चन, ये नॉर्मली नहीं होता, ऐसा सिस्टम नॉर्मली नहीं होता, पर ये कर रहा है। अब ये कर रहा है लेकिन आप ये भी तो टैक्स देगा, क्या मोदी जी इनका टैक्स छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, मोदी क्यों, कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टैक्स नहीं देगा तो सरकार कैसे चलेगा, सिंपल बात है। उस दिन मोदी जी कुछ लोगों से मिलने गया तो एक वीडियो वायरल हुआ, तो विकलांग लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट होता है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा भी दिया जाता है और उनसे बिजनेस करने के लिए कुछ दिया जाता है। तो एक बंदा है हैंडीकैप है, तो वो ये सेंटर होता है ना सर, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे पता ना, एनएससी सेंटर क्या बोलते हैं उसको, माने कंप्यूटर के थ्रू से लोगों का फॉर्म फिलअप करवाना, बैंक का, बैंक अकाउंट में किसी को पैसा भरना है तो बैंक वहां पर आके पैसा उठाना, उसका एक नाम होता है, कियोस्क बैंकिंग भी बोलते हैं। मैंने, तुमको बैंक नहीं जाना, बैंक क्या करता है इस तरह का सर्विस सेंटर दे देते हैं। तो सर्विस सेंटर लेके तुम बैठ जाते हो, यहाँ पर मानो तुमको डेली 500 उठाना है, लोकल छोटे छोटे एरिया में से चलते हैं, 500 1000 तुम विड्रॉल कर सकते हो डेली बेसिस में, ऐसा एक सेंटर सिस्टम इसमें। उसके बदले उनको हर 1000 में 10 करके उनको मिलता है जो ये काम करते हैं। तो ऐसा एक सेंटर उन्होंने बनाया, फिर साथ में जेरॉक्स कॉपी, फिर किसी का आधार कार्ड करना है, लिंक करवाना है, ऐसा नहीं होता। इसको बोलते क्या है, एक नाम है इस तरह का कि एनएससी सेंटर या क्या कुछ बोलते हैं सर। तो वैसा एक बना, तो बंदे को बोल रहे कि कितना अर्निंग हो जाता है, मोदी जी उसको ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी भी तरह से बोल नहीं रहे कि उसको कितना इनकम हो जाता है। तो फिर मोदी जी बोल रहे अरे आप बेफिक्र रह के बोलो ना, इनकम टैक्स वाले को नहीं भेजूंगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर आप बोल देंगे तो आप इनकम टैक्स भेज देगा मोदी? अरे नहीं भेजेगा मोदी आपको इनकम टैक्स के लिए, आप बोलो कितना इनकम होता है आपका, चेहरे का मुस्कुराहट बोल रहा है कि अच्छा खासा हो जाता है। आप टैक्स फाइल करते नहीं करते मैं आपको नहीं पूछूंगा, लेकिन आप, तो वो बंदा बोल रहा है नहीं नहीं ये जो मुस्कुराहट है ये आपको देख के है। ये मेरा इनकम का नहीं है। तो जो भी हो, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो compute the total income of Mr. Rajiv for the assessment year 23-24
assuming that he has not opted to pay tax under section 115 BSE। देखो क्वेश्चन एकदम आपको क्लियरली क्या बता दिया, पुराना में आपको पुराना में ही करना है। वो 115 BSE यूज करने के लिए मना कर रहे हैं, तो जब 115 BSE यूज करने के लिए मना करेगा तो डोंट यूज योर प्रेशियस ब्रेन, ठीक है, आपका दिमाग का इस्तेमाल ना ही करें। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे पूर्वी जी के क्वेश्चन में साइलेंट था, तो आपको सजेस्ट करना है कि जिसमें क्लाइंट को बेनिफिट है आप वो सजेस्ट करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सर, है ना, इसको धीरे धीरे करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले देखते हैं इनका कहाँ कहाँ से इनकम। चलो कॉपी उठाओ और रेडी हो जाओ। ये आप सबको क्वेश्चन समझ में आए? सनो, नील, रिया, कोनिका, शालिनी, बोलो सर। ऋषभ, हाँ सर। ये दर्श आपको भी आया? ठीक है, एक तो भी कर पेन का एनालिसिस करना बेटा। हमें पढ़ाते हैं ना, पैन करते क्या कर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, चलो करो सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव, मिस्टर राजीव ऐसे लिखना पड़ता है सर, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर। मैंने ऐसे नहीं, मतलब क्वेश्चन करके आओगे, प्रेजेंटेशन नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं तो आप बोलोगे मेरे को सब आता था सर, लेकिन आपको मार्क्स नहीं देगा सर, क्योंकि ये बेसिक चीजें फॉलो करना चाहिए, सिर्फ आदत डालो। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आपको, आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे असेसमेंट ईयर क्या चलेगा? जून में, जून में असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर असेसमेंट ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, अप्रैल चालू हो जाएगा। हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 23-24 ही चल रहा है कि, लेकिन जब अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, तब तो चेंज हो जाएगा ना। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में एग्जाम में 24-25 असेसमेंट ईयर दे दे और प्रीवियस ईयर 23-24 दे दे, तो वो एज पर क्वेश्चन आप लोग फॉलो कर लेना। फिलहाल मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको सॉल्व, क्योंकि ये सिस्टम चलता रहता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है सर, पर्टिकुलर लगाना है, सिंपली करेंगे सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक सेकंड, एक काम करो, एक पर्टिकुलर बनाना और 3 कॉलम बनाना, ठीक है, 3 कॉलम बनाना। पर्टिकुलर कॉलम को थोड़ा ज्यादा जगह देना और नॉर्मल कॉलम को छोटा छोटा, रुपीज अमाउंट के जैसे होता है वैसे रख लेना। इसका प्रॉब्लम, चलो सर पर्टिकुलर दे दिया, दे दो पर्टिकुलर, और 3 रुपीज का कॉलम बना लो, मैंने अमाउंट का, रुपीज रुपीज रुपीज, ठीक है, 3 कॉलम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना सर कि बंदा कहाँ कहाँ से इनकम किया है। क्वेश्चन पढ़ के आपको ना पता लग जाता है कि इसका कहाँ कहाँ से इनकम था। जैसे एक तो पता लग ही रहा है कि इसका बिजनेस इनकम तो है ही सर। दूसरा एक बड़ा इनकम इनका है सर हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी से इनका अच्छा खासा इनकम है ना, हाउस रेंट मिला है, फिर एक रेंट घर को रेंट पे दिया है, एक लेट आउट भी किया है, तो इतना तो पता लग ही गया सर, इनका हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, इनका बिजनेस इनकम भी है, नहीं और बाकी ज्यादा इनकम और इसका है नहीं, मैंने सैलरी या अदर सोर्स ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसका मेन इनकम 2 है, एक बिजनेस का और एक रेंट, मैंने घर का रेंट का, जिसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं। 5 हेड है ना, हम लोग पहले दिन ही पढ़े सर, 5 हेड है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि इसका कहाँ कहाँ सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। इसका 2 ही सोर्स दिख रहा है सर,
बाकी देखते हैं क्वेश्चन करते करते अगर कोई सोर्स मिल जाएगा तो अलग बात है, बट अभी तक हम लोग जो रीड किए हैं ये देखो, जितना प्रैक्टिस करेगा ना आप लोग, कर क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कहाँ कहाँ से इनकम हुआ है, और उसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एडजस्टमेंट, इसीलिए आपको जानना जरूरी होता है, इसलिए आपको जानना जरूरी होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग चालू हो जाते हैं पर्टिकुलर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर हम लोग बिजनेस तो करेंगे ही सर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का क्या है फिर थोड़ा देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन, बोलो सर। जैसे मैंने 20 के लिए लाइन खींची है, तो हाँ। वर्किंग नोट कहाँ पे? सर कितना लाइन खींचा आप, इतना 6 लाइन क्यों खींचा? नहीं, दो बना रहे थे। नहीं सर, ऐसा नहीं, एक ही आप एक पट्टी देखो ना मैं क्या किया, एक पर्टिकुलर और 3 रुपए का कॉलम। ठीक है, मेरे को लगा आप दो साइड। नहीं, डेबिट क्रेडिट की तरह नहीं करना है सर, एक पर्टिकुलर करना है और 3 रुपीज का कॉलम करना है, सिंपल सिंपल। और जब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तो मैं यही बना दूँ नीचे। अगर नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे अगर तुम लास्ट दिन का क्लास करते पूर्वी जी का, उसमें बड़ा बड़ा एडजस्टमेंट था, तो बड़ा एडजस्टमेंट ना फॉर्मेट के अंदर नहीं आटता है, तो उसके लिए आपको अलग से करना पड़ सकता है। अगर छोटा मोटा मैटर है जिसमें एडजस्टमेंट का बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इसी फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा, जैसे लास्ट क्वेश्चन पूर्वी जी का क्वेश्चन जो था ना, उसमें बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, तो वो फॉर्मेट के अंदर नहीं हो सकता था, इसलिए अलग से वर्किंग नोट बना। हाँ, तो वो वर्किंग नोट में साथ साथ बना दे। हाँ, जब भी तुम वर्किंग नोट दोगे ना, तो जिस पॉइंट में वर्किंग नोट दोगे उसको मेंशन करना है कि फॉलो वर्किंग नोट 1 ब्रैकेट में। हाँ बोलो सर। স্যার বলছি 115 বিএসসি যেটা আছে ওটা তো নিউ ট্যাক্স রেজিমের মধ্যে পড়ছে তাই না? हाँ, न्यू टैक्स রেজিমের মধ্যে পড়ছে। মানে 5 লাখ থেকে 7 লাখ যেটা যেটা আছে আর কি। হ্যাঁ না হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। 3 লাখ আপ টু 2.5 লাখ নীল, মানে বেসিক্যালি 115 বিএসসি তে কি হয়, 115 বিএসসি তে আমার স্ল্যাবে একটু এক্সট্রা এডিশন হয়ে যায়, মানে 5% নরমালি কি হয় 5 এর পর 20 না, ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो करोगे तो 5 के बाद 20 है, बट अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करोगे तो 5 से 7.5 लाख का एक गैप है, और उसमें आपको 10% का स्लैब है, फिर 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% का स्लैब है, फिर 10 लाख से 12.5 के स्लैब में 20% का गैप है, और यहाँ पर देखो 10 लाख के बाद ही 30% है, 12.5 से 15 लाख के बीच में 25% का गैप है, रेट है, और 15 लाख के ऊपर जाएगा तो 30% का स्लैब। तो काफी डिफरेंस है न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब। স্যার বলছি নিউ ট্যাক্স রেজিমে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা তাহলে কত কাটে? न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन से तो टैक्स देखें, स्टैंडर्ड डिडक्शन करना काटती जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो चैप्टर वाइज होते, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो तो चैप्टर वाइज होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में पूछ रहा है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पर क्यों आया, ये तो फाइनल कैलकुलेशन। ओके तो স্যার। तू जो बोल रहा है ना वो चैप्टर के अंदर का अलग बात है, तो चैप्टर जैसे मैं अभी करूंगा, देखना अभी करूंगा, देख कंफ्यूज हो रहा है, प्रैक्टिस लैक हो रहा है इसलिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखो सर, हम लोग यहाँ पर 2 घर देखे हैं, मैंने एक ही घर का 2 हिस्सा है, एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है, कीप इट सिंपल, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड किया है और उसी घर का एक हिस्से को लेट आउट करके रखा है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर का एनुअल वैल्यू एज पर इनकम टैक्स नॉर्मली नील होता है सर। माने कहने का मतलब इतना है, अब ज्यादा डिटेल्स तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि जिस घर में आप रहते हो उस घर से आपको इनकम होता है क्या? नहीं ना। तो अगर आपको वहां से इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स उसका क्या वैल्यू करेगा? 0 वैल्यू करेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ बेनिफिट देना चाहता है। क्या बेनिफिट देना चाहता है? आप अगर उस घर के लिए लोन लिए हो ना सर, अगर आप उस घर के लिए लोन लिए हो तो लोन के इंटरेस्ट में आपको बेनिफिट देता है, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है इंटरेस्ट पे, लेकिन आप उसको इनकम की तरह तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है, आप उसमें रहते हो, तो जिसमें आप रहते हो उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? नील। सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा सर? नील। ये इनकम फ्रॉम हाउस हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के अंदर का ही हेड है। हाँ, इसी हेड में चल रहा है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर चल रहा है, हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू चेक कर,
तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील होता है, ठीक है, क्योंकि उस घर का तो कोई इनकम नहीं है। अच्छा, यहाँ से हमें डिडक्शन देना पड़ता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। ये डिडक्शन जो अभी नील बता रहा था, ये डिडक्शन के बारे में, ये टैक्स लायबिलिटी का डिडक्शन नहीं है। ये जो न्यू टैक्स रिजीम हम लोग देख रहे हैं ना, ये इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये लास्ट में आएगा। यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है अभी तक, ये एंड में होता है, ये लास्ट में होता है। जब सारा हेड डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ तक पहुंचने में अभी देरी है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अभी तो हम लोग हेड के अंदर ही एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ओके नहीं। तो यहाँ पर डिडक्शन कितना आएगा सर? डिडक्शंस कितना मिलता है नॉर्मली? नॉर्मली डिडक्शंस का दो नियम है सर। एक आपको मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक मिल सकता है एज पर 24B, या फिर एक 30,000 का भी लिमिट होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि 30,000 का क्या लिमिट होता है अंडर सेक्शन 24B। नॉर्मली अभी आप मुझे ये बताओ सर, क्वेश्चन देख के, कि सर आपका इंटरेस्ट कितना, क्वेश्चन में बोला हुआ हाउस प्रॉपर्टी का लोन कितना है, ये देखो, फटाफट फाइंड आउट करना। हाउसिंग लोन रिपीट टू SBI, इंक्लूडेड इंटरेस्ट 88,000, मैंने टोटल एक साल में मैंने 22-23 में, 22-23 हम लोग 23-24 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैंने ये पूरा घटना 22-23 में हुआ है, ठीक है। टोटल एक साल में इन्होंने 88,000 का इंटरेस्ट भरा है, 88,000 का। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, क्या 88,000 पूरा का पूरा डिडक्शन हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 24B में मैंने लिखा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, जब हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कम नहीं बोल रहा है, काफी बोलते हैं। मैक्स 2 लाख का होता है। मैक्सिमम 2 लाख होता है या फिर 30,000 का होता है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। यहाँ पर आपको ये जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना, आप पहले याद रखो कि आपका इंटरेस्ट कितना है, 88 का। यहाँ पर आपको ये चीज ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका घर कब बना है, 97, 98 का। इसमें जो नियम है वो नियम ये है सर, यहाँ पे नियम दिया नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप फिलहाल दिमाग में रखो, कान में सुनो, बाद में जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ेंगे सारा लिखेंगे, ठीक है। नियम ये होता है सर, 1/4/99, जो लोग कर चुके हो उनको रिकॉल हो जाना चाहिए सर। अगर लोन 1499 के बाद लिया गया है, 1 अप्रैल 1999, ठीक है, अगर लोन 1499 के बाद लिया गया है, तो ये चेक करना पड़ता है कि लोन, एक पहला कंडीशन है कि लोन मस्ट बी बोरोड आफ्टर 14/1999। सेकेंड कंडीशन ये है कि लोन कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, माने शादी के लिए लोन लेके फिर घर का हिसाब में दिखाना, ये गलत हो जाए, क्या भी लोग करते हैं, बेटी के शादी के लिए लोन लिया, ठीक है, और उसको घर का इंटरेस्ट दिखा रहे, नहीं। इसलिए डिपार्टमेंट एकदम स्पेसिफिक करता है कि आपका लोन घर का ही है, उसका कागजात होना चाहिए। अगर कभी आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेना है ना, मानो कि आप आगे आगे जाके जब कंसल्टिंग करोगे ना, तो आपका क्लाइंट आएगा आपके पास, आपको क्लाइंट बोलेगा सर मेरा घर का लोन भी चल रहा है, ठीक है, आप खुद ही पूछ लेना उनसे, अगर आपको उनको बेनिफिट देना है ना, क्योंकि क्लाइंट ना आके आपको आपको रियल लाइफ में क्लाइंट कैसा मिलेगा पता है? क्लाइंट आके आपको बोलेगा कि सर मैं इतना टैक्स देना चाहिए, तो तब आपको एज ए कंसल्टेंट क्लाइंट को बोलने की भी, अगर आपका टैक्स को कम करना है तो मुझे इतना सारा चीज चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी का हो सकता है, तो वो सबसे पहले आपको आपको उनको पूछना पड़ेगा क्या घर है आपका, तो अगर बोलेगा हाँ, फिर दूसरा सवाल आपका आएगा, क्या घर का लोन है आपका, वो बोलेगा अगर हाँ, तो कितना लोन का इंटरेस्ट भरते हो, कौन से बैंक में भरते हो, इंटरेस्ट जो भरते हो उसका सर्टिफिकेट है क्या नहीं, इंटरेस्ट भरने से उसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो बैंक को बोलने से बैंक की वेबसाइट से भी मिल जाता है, या फिर आप बैंक में जाके कलेक्ट भी करके आ बैंक सकते के पास होता है। हैं। हाँ, तुम्हारा सर्टिफिकेट बैंक के पास होगा, तुमको बस बैंक से कलेक्ट करना है। एक प्रॉपर्टी लोन से खरीदे हैं, तो उसका कागज भी तो बैंक के पास ही होता है। हाँ, मेन प्रॉपर्टी का कागज बैंक के पास है, लेकिन बैंक आपका प्रॉपर्टी जो लोन में चल रहा है उसका मेरे नाम पे। उसका तो आपके नाम पे होगा ना, आधे कागज बैंक के पास। कागज बैंक, वो मेन प्रॉपर्टी का पेपर बैंक के पास होगा, लेकिन प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है आपका वो तो आप ही पे कर रहे हो ना, तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट आपको देना चाहती है। तो इसमें रूल जो है वो आपको जस्ट रूल आपको हल्का सा भी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में बताऊंगा कि अगर कोई बंदा लोन 1/4/99 के बाद लेता है, ठीक है, और घर बनाने के लिए लोन लेता है, यानी या तो कंस्ट्रक्शन करेगा या फिर फ्लैट खरीदेगा, दोनों चलता है, दोनों कुछ भी चलेगा, यानी या तो घर खरीद ले या तो मैंने फ्लैट खरीद ले या फिर घर बना ले, दोनों होता है। ये तो हो गया, और लोन लेने के 5 साल के अंदर आपको लोन रिपे करना, यानी 1499 के बाद
आपने लोन लिया और 5 साल के अंदर सॉरी लोन रिपे नहीं, घर कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने से फॉर एग्जांपल अगर आपने 2022-23 में लोन लिया ना, तो 2028 के अंदर आपको घर बन जाना चाहिए 5 साल के अंदर। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट होता मतलब डिडक्शन है, डिडक्शन इंटरेस्ट ना माफ उतना माफ हो जाएगा अगर ये तीनों शर्त पूरा होता है। एक 499 के बाद घर कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए लोन, और घर बनने के लोन लेने के 5 साल के अंदर घर कंप्लीट होना, ये तीनों शर्त एक साथ फुलफिल होना, तभी जाके 2 लाख तक का बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। 2 लाख से कम है तो वही मिलेगा, लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन किंतु परंतु अगर लोन 1499 के पहले का है, जो करंट सिचुएशन ये पहले का है, ऐसे केस में तो फिर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसमें आपको मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट, मैंने आपको टैक्स में कितना माफी मिलेगा, मैक्सिमम 30,000। ठीक है, समझ रहे हो सर? तो उसी कंडीशन में ये खेल अभी हम लोग खेलेंगे। आप लोगों को समझ में आया रे? जिन लोगों का पहले हाउस प्रॉपर्टी किया हुआ है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हाउस प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं सर, बदले बदले हम लोग बात में करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है सर? सर 88,000 था ना, नहीं 88,000 था, उसका 50% कर दो। नॉर्मली 50% तक माफ होने का कोशिश होता है, ठीक है, जितना आपका इंटरेस्ट है उसका 50% तक कोशिश करेगा। 88,000 का 50% कितना आता है? 44,000, बट लिमिटेड टू लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। बताते, देख लो यहाँ पर, बट लिमिटेड टू लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। बेसिकली आप इसको नॉर्मल 30,000 तक का भी दे सकते। मैंने एक्चुअली आपका 44 88 हो रहा है, आप 88 भी तो मेरे में नहीं मिलेगा आपको, उसका 50% करोगे वो भी आपको अलाउ करने का कोशिश करेगा, पर उससे भी नीचे आपको 30,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। इसमें आप लिख सकते हो, इतना लिखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 50% ऑफ 88,000 दैट इज 44,000। बाकी चर्चा हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर करेंगे सर, बट लिमिटेड टू लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड, जिसमें आपका लिमिटेड टू लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कितना मिल सकता है, दैट इज 30,000। और ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 ये कहां से आया? ये नियम से आया सर, ये कैलकुलेट करके नहीं है, ये 24B के कारण ये 30,000 आया। और ये जो लॉस है इसको लॉस ही बोलेंगे, ये एक्चुअली लॉस है, ये नेगेटिव में शो करना चाहिए। इसलिए आपका जो कैलकुलेशन है ना, रुपीज के जो कॉलम है आपका, इसमें मिडिल कॉलम में आप लिख दो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, एसओ। ठीक है, कितना है? 30,000 का। इसमें आउटर कॉलम बना के इसमें यहाँ पर 30,000 को नेगेटिव दिखा, 30,000 को नेगेटिव दिखा दो, ये आपका लॉस है। माने ये एक्चुअली आपको आपका खर्चा हुआ है, तो ये बेनिफिट, लॉस होगा तो आपका इनकम टैक्स में बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट आपको देना चाहता है। और ये आपको मैक्सिमम 2 लाख का भी बेनिफिट मिल जाता है अगर ये लोन 99 के बाद का, प्रॉपर्टी 5 साल में बन जाता है, और घर कंस्ट्रक्शन के लिए ही लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी सर, जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर गोताखोर करेंगे तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। कुछ नहीं है, नियम है। 24B में आपको बेनिफिट देना चाहता है, 24B में आपको बेनिफिट देना चाहता है, इतनी सी बात है। तो ये मिडिल रो में 30,000 को ब्रैकेट में लिख दूंगा, ब्रैकेट माने नेगेटिव, ठीक है, ब्रैकेट माने नेगेटिव, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में इसको ट्रांसफर कर दिया, और ये भी टोटल में काउंट हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट हाउसिंग लोन वाला ही ब्रैकेट मतलब हेड में लिख रहेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला हेड में लिखना। हाँ, उसी हेड में रहेगा। इसमें साइड में ये भी लिख दो, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये तो मैंने लिख दिया। सर हाँ बोलो सर।
স্যার বলছি লসটা কেন হলো একটু বলবেন? 30,000 টাকা কি তোর ইনকাম হয়েছে? যে 30,000 টাকা এই যে বেনিফিট, এটা তো লস নয়। मीन्स बेसिकली ये जो 30,000 है, ये हम लोग इंटरेस्ट पे किए ही मान रहे हैं ना। तो अगर इंटरेस्ट पे किए हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट है मेरा, इनकम तो नहीं है, एक्सपेंस है ना। यस सर। इनकम तो नहीं करना तुमने। तो गवर्नमेंट तुमको 30,000 का बेनिफिट दे रहा है, तो तुम तो 30,000 का बेनिफिट लो। वो बेनिफिट तुमको क्यों दे रहा है? लॉस बोल के इसको क्या मानोगे? लॉस ही मानना पड़ेगा। 88,000 का तुमने इंटरेस्ट भरा था, उसका 50% तक अलाउ करके भी नहीं हो रहा था, उतना तक कर सकता था, लेकिन वो नहीं होगा। आपको मैक्सिमम बेनिफिट 30 का मिलेगा। বুঝতে পারলে? মানে এই 30,000 টাকাটা আমার খরচাই তো, इनकम तो पूरी नहीं। अरे भाई, मैं जब इंटरेस्ट पे करता हूँ घर के लिए, तो क्या मैं उसका इनकम कर रहा हूँ कि पेमेंट कर रहा हूँ? अरे नील बॉल, पेमेंट ना, दैट्स वाई, इसीलिए लॉस मानेंगे इसको। हो जाएगा लो। यस सर। आगे का देखो। अब इसमें उसी प्रॉपर्टी का एक लेट आउट पार्ट भी है, मैं उसको भाड़े पे दे के रखा था। अब लेट आउट माने क्या? मेरे इनकम का एरिया आ गया। सेल्फ ऑक्युपाइड में तो मेरा कोई इनकम नहीं है ना, वो तो मैं खुद रहता हूँ। उल्टा लोन चल रहा है तो गवर्नमेंट मेरे को एक बेनिफिट दिया, जो मैं लॉस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में आप मुझे बताओ कि आपका रेंट का वैल्यू कितना है? चलो क्वेश्चन पढ़ो। कितने का रेंट दिया? मंथली रेंट 5,000 है ना। तो 5,000 का रेंट मैंने, अच्छा ये 50% क्यों दिया था बोलो तो समझ में आया। 88,000 टोटल इंटरेस्ट था, टोटल पूरा बिल्डिंग का था। वो 88,000 का 50% हम लोग कितना किए थे? 44,000 है ना। तो पूरा बिल्डिंग तो 100% का है। तो जिसमें ये मानो ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ये अपर साइड है और ये लोअर साइड है। मानो ये लोअर पार्ट में मैं रहता हूँ, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड, और अपर पार्ट मानो मैं रेंट पे देता हूँ। तो बिल्डिंग को मैं 2 हिस्सों में बांट दिया 50-50 रेशियो में। तो जो टोटल 88,000 इंटरेस्ट है, ये 88,000 तो पूरा बिल्डिंग का इंटरेस्ट है। हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड सर। 88,000 पूरा बिल्डिंग का इंटरेस्ट है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का जब कैलकुलेशन किया तो उसमें मैं 50% डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें मेरे को 30,000 का बेनिफिट दिया गया। तब भी 14,000 नहीं, 14,000 का कुछ करना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को ये बेनिफिट देता है कि 30,000 तक के हम ले सकते हैं। अगर ये 1499 के बाद का केस होता तो ये पूरा का पूरा 44 का बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम लोग अभी तक करे नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ज्यादातर तो 20 से 30 साल का स्पैन में लिया है। हाँ, जितना दिन चलेगा उतना दिन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 साल का आप बोल रहे हाँ, ये 5 साल का है। 5 साल का नहीं, ये पूरा एक एक साल का हिसाब है। एक साल में कितना इंटरेस्ट भरोगे उसके हिसाब से। हिसाब से आपको मैक्स आपको 2 लाख तक मिल सकता है, अगर वैसे सारे क्राइटेरिया फुलफिल होता है अगर 99 के बाद का लोन है तो, ठीक है। जैसे मम्मी अभी लोन चल रहा है हाउसिंग। हाँ बिल्कुल, जब जब इनकम टैक्स फाइल करोगे, जो आपका फाइलिंग करेगा ना, उसको बस बोलना है कि मेरा लोन चल रहा है, तो आपको उनका लोन का सर्टिफिकेशन देने से वो वहां पर डालेगा और आपको बेनिफिट दे सकता है पूरा। ठीक है, शायद है, आप कभी टैक्स का जो हिसाब आके आता है ना रिटर्न फाइल का, उसमें शायद देखना होगा। देखेंगे मम्मी याद है, ठीक है। सोच रहा था वही कब से हो रही है। घर पे अगर माँ पापा का रिटर्न फाइल की है, उसको ओपन करके देखो, आपको पता लगेगा। क्योंकि नॉर्मली अगर देखो, अगर कंसल्टेंट जो है वो अगर मैंने सच्चा कंसल्टेंट है, मैंने वो अगर अपने क्लाइंट को समझ के काम करता है, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। पैसा तो सब कमाते हैं सब, लेकिन पैसा कमाने के पीछे क्लाइंट को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। किसी से 500 लो या 5,000, क्लाइंट तो क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो अगर कोई अपने क्लाइंट का पूरा ख्याल रखता है तो वो जरूर उससे बोलेगा, जरूर उसको बोलेगा। अच्छा, तो ये हुआ सर। तो मैं यही चीज मैं आपको समझाना चाहता कि ये जो 50% का खेल हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ना, ये 50% का खेल और कुछ भी नहीं है। पूरा बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 100% का, उसमें उसमें से 50% मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड में से।
और 50% मैं लेट आउट करता हूँ। तो अभी जो मैं लेट आउट का खेल खेलूंगा ना, उसमें देखना वो बाकी 50% मैंने 88 में से 44,000 सेल्फ ऑक्युपाइड में चला गया, लेकिन 44,000 मेरे को बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 30,000 तक, इसलिए मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 का लॉस हुआ है। अब लेट आउट प्रॉपर्टी का खेल देखो, पूरा खेल और समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जा रहा हूँ सर, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग चीजों को समझे। अब लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या करेगा आपका कंसल्टेंट, आपको एनुअल वैल्यू चाहिए प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात सर, जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो उसमें तो आपको इनकम नहीं है, तो उसका कोई वैल्यूएशन क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी है उसमें से आप कमाओगे ना, तो कमाओगे तो उसका एक वैल्यू मिलेगा, उसका एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूएशन के बारे में बहुत सारा चीज होता है, एक म्यूनिसिपल वैल्यू होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, एक आपका एक्चुअल वैल्यू होता है, वो सब भी हाउस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, बट फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं। अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि जब क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ रेंटल वैल्यू दिया है 5,000 करके, तो मेरा एनुअल वैल्यू 60,000 का हो जाएगा। 12 महीने का 5,000 करके अगर मैं कमाता हूँ तो मेरा 60,000 का वैल्यू हो जाएगा सर, सिंपल बात है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, रेंट रिसीवेबल, लिखो लिखो लिखो, रेंट रिसीवेबल हैज बीन taken as the annual value in the absence of other information. In the absence of other info. And actually ना हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस पे काफी सारा और भी इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना, एक म्यूनिसिपैलिटी का वैल्यू होता है, एक स्टैंडर्ड रेट मार्केट का होता है, एक फेयर रेंट होता है। ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना रहे, जो आपका रेंट रिसीवेबल हो रहा है, आप उसी को वैल्यू मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी देता है। तो आपका कितना वैल्यू बन रहा है सर, 60,000 का। कैसे मिला 60,000? 5,000 का रेंट, 12 महीने का, 5,000 इंटू 12 करके 60,000 आया। ये बात सबको समझ में आया सर? टोटल रेंट 5,000 का है, ये यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में 5,000 पर मंथ, 12 महीने का 60,000। ये बात सबको समझ में आया होगा सर? कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। आगे का कहानी देखते हैं सर। इसका वैल्यू कितना देंगे? ये जो लेटर ऑफ प्रॉपर्टी का एनुअल वही तो 60,000, एनुअल वैल्यू 60,000, क्योंकि 5,000 का रेंट है। फर्स्ट कॉलम पे लिखेंगे। हाँ, फर्स्ट कॉलम पे देखो। ठीक है, अब इसमें आगे का कहानी क्या है सर? आगे का कहानी है सर, इन्हें भी डिडक्शन मिलेगा, इन्हें भी डिडक्शन मिलेगा, लेट आउट का भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, वही सेक्शन है, लेकिन इनका कहानी थोड़ा अलग है। इनका कहानी क्या है कि इनको डिडक्शन, दो दो डिडक्शन है इसका एक्चुअली, 24A का भी है, 24B का भी है। तो 24B के तहत इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मैंने जो इंटरेस्ट हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड में दिए थे ना सर, सेम इंटरेस्ट यहाँ पर भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरो माने जो आपने लोन लिया उसको बोरो बोलते हैं ना, बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका कितना हो जाएगा? अगेन सर 88,000 का मेरा टोटल इंटरेस्ट था, जिसमें से 50% मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो जिसका वैल्यूएशन हो जाता है 44,000 का। और मजा का बात ये है सर, ये पूरा का पूरा 44,000, ये पूरा का पूरा 44,000 मेरा डिडक्टेबल है, क्योंकि ये मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं भाड़ा देके ही इसका कमाता हूँ, ये पूरा मेरा बिजनेस है। गवर्नमेंट बोलता है जो आपका बिजनेस की तरह हो गया। ठीक है, ऐसे तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इसे बिजनेस तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट क्योंकि इसमें आप रहते नहीं हो, आप बेसिकली ये भाड़ा देने के लिए यूज करते हो, तो इसके लिए अगर आपका इंटरेस्ट का कुछ खर्चा पड़ता है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप डिडक्ट करो जितना मर्जी, मैंने जितना मर्जी मैंने जितना इंटरेस्ट साल भर का भरोगे उतना इंटरेस्ट डिडक्शन के तौर पे ले लो 47 पूरा, पूरा का पूरा 44,000 आप ले सकते तो डिडक्शन का कॉलम मिडिल में लिख लो। हो। इसको आप ऐसे पर्टिकुलर के अंदर ही रखो, टोटल करके आप फर्स्ट कॉलम में। मैं बताता हूँ, और एक चीज है, ये हो गया अंडर सेक्शन 24B, और एक होता है सर अंडर सेक्शन 24A। 24A के तहत जितना एनएबी होता है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। मैंने हम लोग का एनएबी है 60,000 का नेट एनुअल वैल्यू, ये 60,000 का 30% डिडक्शन मिल जाता है, ये स्टैंडर्ड है। 24A के तहत
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, और सेक्शन तो मैं पहले ही बोल दिया, डिडक्शन एट द रेट 30%, डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। तो आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना है? 60,000। 60,000 का 30% कितना हो जाएगा? 18,000। 30% ऑफ 60K, ठीक है। और ये 44 कैसे आया आपको पता लग गया। तो ये 44 और 18 टोटल करके कितना हो रहा है? ये 44 और 18 टोटल करके 62,000। इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो सर, 62,000, ठीक है। ये 62,000, यहाँ पर 60,000 का वैल्यूएशन है इधर, और इधर आपका डिडक्शन आ रहा है 62,000। ओके, अब आगे का कहानी देखो, अब आगे का कहानी देखो। 60,000 और 62,000 इधर आ गया, ठीक है। मैंने ये 62,000 क्या हो गया? अच्छा, ये 62 सबको क्लियर है? 62 सबको क्लियर है सर? 44 का डिडक्शन एंड मैंने 24B के तहत इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक बात बार बार मैं बोलूंगा कि जो प्रॉपर्टी में आप रहते हो उसके लिए जितना इंटरेस्ट है उसमें लिमिट लगता है सर, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हो उसमें कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट पे करने का, माने इंटरेस्ट डिडक्शन लेने का। आप यहाँ पर 88,000 का टोटल आपका डिडक्शन था, इंटरेस्ट था, उसमें से आपका प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बटा हुआ था। 50% सेल्फ ऑक्युपाइड का है और 50% लेट आउट का है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपका लिमिट है 30,000 का या फिर 2 लाख का, एज पर द सिचुएशन। और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, माने एलो प्रॉपर्टी है, एलो माने लेट आउट, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, इसके लिए जितना इंटरेस्ट भरोगे, जितना इंटरेस्ट भरोगे, वॉट एवर इंटरेस्ट यू पे इन द ईयर, ठीक है, यू कैन डिडक्ट दोज इंटरेस्ट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। वॉट एवर इंटरेस्ट, जितना 5 लाख भरोगे तो 5 लाख ही डिडक्ट, ठीक है। इतना तो ऐसा होगा नहीं सर, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 62,000 हो गया दोनों मिला के, तो 62,000 आपका डिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूएशन था 60,000 का और 62,000 का हो गया डिडक्शन। तो यहाँ पर आपका 2,000 का हो जाएगा लॉस, है ना। 60 से 62 माइनस करने से क्या होता है? 60,000 से यहाँ 60 था, ये 60 और ये 62 माइनस करने से कितना हो जाता है? ये सब माइनस ही तो हुआ, ये सब तो माइनस ही किए, है ना, ये सब माइनस तो हुआ, है ना। 2,000, तो 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इधर सेकेंड कॉलम में बेसिकली बीच के कॉलम में बीच वाला कॉलम, 3 कॉलम है ना, बीच वाला कॉलम में 2,000 का लॉस दिखा था, 2,000 का लॉस दिखा दिया लॉस। मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लॉस 30,000 का इसलिए था क्योंकि एज पर रूल वो लॉस हुआ था, लेकिन यहाँ पर लॉस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर भी एज पर रूल ही हुआ है, लेकिन माइनस करके। क्या नीचे था? नीचे ही था, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ही थे, वो कहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। अब आपका टोटल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना हो गया बोले तो? इधर आपका 30,000 का लॉस है और इधर आपका 2,000 का लॉस है, तो कुल मिला के हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना हो गया? आप एक कॉलम बनाओ और उसमें लिखो, अभी यहाँ पर लास्ट कॉलम में आ जाएगा 32,000 लॉस है आपका, पर्टिकुलर में लिख दो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो सर, प्रेजेंटेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनकम टैक्स में, बस इतना जानना कि ऐसा प्रेजेंटेशन करें ताकि एग्जामिनर को समझ में। ये अकाउंटेंसी नहीं है, अकाउंटेंसी में जैसे कॉलम का सिस्टम होता है, इनकम टैक्स में ऐसे कॉलम का कोई सिस्टम नहीं, आप एक की जगह बना तो सकते हैं कॉलम। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 3 रुपीज का कॉलम दिखा के कर रहा हूँ, ठीक है, आप 2 कॉलम दिखा के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करो, ऐसा लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इनकम टैक्स में कहीं पर भी बोला नहीं कि आपको ऐसे 3 कॉलम ही करना पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया? 32,000, ये लॉस है आपका, ठीक है। ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब। अभी भी कहानी बहुत बाकी है सर, क्योंकि ये बंदा बिजनेसमैन है, प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो इसका और भी हिसाब किताब है उसका करना। तो अभी हिसाब इधर हिसाब लगाओ सर, थोड़ा कर लेता हूँ।
क्या करना है, अभी पीजीबीपी कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं और थोड़ा सीख सीख के जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ही कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करूंगा अभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा दूंगा स्पीड। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, पीजीबीपी, ये हेड आ गया। पर्टिकुलर में ये हेड रखो और फिर अब देखो कि उनका क्या इनकम है और क्या उनका हिसाब किताब है। जैसे ये लास्ट क्लास में भी मैं आपको समझाया था, यहाँ पर बिजनेसमैन क्या करते हैं ना, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो गड़बड़ को आपको समझना। जैसे कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ था, बेसिकली ये जो फीस है ना, यही इनका मेन प्रॉफिट है। ये जो ग्रॉस दिया है ना, इसको कुछ एडजस्ट करना। ये ग्रॉस का मतलब ये है कि ये जो फीस इनको मिला है, इसमें से काफी खर्चा का हिसाब किताब आपको यहाँ से डिडक्ट करना। तो 59,38,000 उन्होंने एक्चुअली कमाया है ना, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड गेन्स जो एक्चुअली पीजीपीपी का हेड के अंदर नहीं आना चाहिए। तो जो नहीं आएगा उसे माइनस करो और जो आएगा उसे ऐड करो, करने के बाद आपको नेट मिलेगा। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा पता कैसे करें। जैसे आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हो कि उनका इनकम बना है 59,38,000। इसके अंदर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे आ जाइए सर, जैसे ये जो स्टाफ सैलरी बोनस एंड स्टाइपेंड, ठीक है, या फिर कितना है स्टाफ सैलरी बोनस स्टाइपेंड कितना है, ये तो इनका एकदम जायज खर्चा है ना। ये देखो, ये जो खर्चा है, हेलो, ये जो इसका स्टाफ सैलरी, क्योंकि ये रिसीव पेमेंट सिस्टम पे दिया है ना, तो ये इनका रिसीव है, तो इसमें से ये एक्सपेंस को तो माइनस करना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका जायज खर्चा है। स्टाफ सैलरी तो इनका एकदम रियल खर्चा है, बोनस का खर्चा है, स्टाइपेंड का खर्चा, आर्टिकल क्लार्क का खर्चा है, सब खर्चा तो एकदम जायज खर्चा है, तो ये सब माइनस करेंगे। जैसे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऑफिस रेंट माइनस करेंगे, ठीक है। हाउसिंग लोन तो यहाँ पर नहीं आएगा सर, हाउसिंग लोन इसका इसका हिसाब के अंदर नहीं आता है ना, हाउसिंग लोन नहीं आएगा। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 24,000 का जो उन्होंने दिया है, ये भी तो पर्सनल है, ये नहीं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नीचे मोटर कार लगे बिजनेस यूज के लिए तो वो आ रहे हैं। मोटर कार का जो बिजनेस यूज का है उसका हिसाब करना है आपको कि कितना परसेंटेज बिजनेस के लिए, 50-50 ठीक है, वो करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर और क्या देना पड़ेगा, मेडिकल थी। मोटर कार, अच्छा, फर्नीचर फिटिंग्स का वैल्यूएशन वगैरह दिया है, प्लांट मशीनरी का, कंप्यूटर का, ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और कार लोन का इंटरेस्ट, कार लोन का एक इंटरेस्ट, मोटर कार लोन फ्रॉम कनारा बैंक, मोटर कार लोन फ्रॉम कनारा बैंक 9% पर एनम का एक हिसाब आपको यहाँ पर दिया था ना। ये एक्चुअली आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये जो कार लोन है ये पेमेंट नहीं हो रहा है ना, तो पेमेंट जो एक्चुअली नहीं होगा उसको आप कभी भी काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये कैश बेसिस में कर रहा है, वो ड्यू के कारण इसको यहाँ पर दिखा रहा है, तो जब पेमेंट होगा तभी वो हिसाब करेगा, क्योंकि इसका कैश अकाउंट नहीं, ये थोड़ा हटके है इसका। तो ये जब पेमेंट होगा तभी हिसाब करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं होगा हिसाब नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, चलो एक काम करो, इसको ना पहले आप लिखो, एक एक करके लिखो, पता लग जाए। सबसे पहले तो आप इनका प्रॉफिट का हिसाब करो कि उन्होंने अभी तक कमाया कितना। पीजीपीपी में प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स एंड पीजीपीपी काउंट करेंगे, लेकिन उसके लिए उनका मेन इनकम क्या है, फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस दिया और फीस दिया, ठीक है। कितने का फीस दिया सर, बीच में लिख दो 59,38K, 38,000 फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, लिख दिया सर। यहां से आपको लेस करना है, क्या लेस करना है, एक्सपेंस अलाउड, यानी ये खर्चा एकदम बिल्कुल अलाउड है, एक्सपेंस अलाउड है। एक चीज याद रखना, जो खर्चा अलाउ है उसे माइनस करो, अगर नहीं किया है फिर भी माइनस करो। यहाँ पर माइनस नहीं हुआ इसलिए अलाउ कर रहे हैं। बाकी पीजीबीपी चैप्टर में आपको और वैरायटी सिखाऊंगा कि पीएल दे देता है कंपनी का, पूरा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आप लोग करते हो ना,
ऐसे पूरा पीएल दे देगा, ये तो रिसीव पेमेंट में दिया है, वहां पर पूरा पीएल दे देगा, तब भी आपको सिमिलर एटीट्यूड में कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको आगे आगे और समझ, तो जो अलाउड खर्चा है उन्होंने खर्चा को यूज नहीं किया, उसको माइनस करो। तो सारे के सारे खर्चा को यहाँ पर इनर कॉलम में लिखो, फिर लास्ट में टोटल करके बाहर करते हैं। सो 21,50,000 ये एक्सपेंस अलाउड है, सॉरी लेकिन नाम फर्स्ट कॉलम पे लिखा है। फर्स्ट कॉलम एक्सपेंस अलाउड में जैसे स्टाफ सैलरी, बोनस पेड एटसेट्रा, कितने का है? 21,50,000 का है ना, याद है? क्वेश्चन दिखाओ फिर से। 21 लाख, ठीक है सर, ये फर्स्ट कॉलम पे। ये फर्स्ट कॉलम में पहला। फिर हम लोग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रखे हैं, उसे भी कर दो। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या एक्सपेंसेस जो लिखना है, 11,48,000, 11,48,000, दो हो गया। अच्छा, उन्होंने ऑफिस रेंट भी दिया, ये भी उनका एकदम बिल्कुल जायज खर्चा है, ये खर्चा तो माइनस करना ही चाहिए बिजनेस से, तो पर्टिकुलर में दे दो अदर रेंट या ऑफिस रेंट, सर ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, इसे भी आप इनर कॉलम में रखना। कितने का ऑफिस रेंट है? ऑफिस रेंट कितने का है सर? 30,000 का, ठीक है। ऑफिस रेंट कितना है? 30,000 का, 30,000 दे दो इनर कॉलम में 30,000। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कितना था? हाँ कितना? अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 11,48,000 था, 11,48,000 था। उसके बाद में क्या लिखेंगे? उसके बाद ऑफिस रेंट लिखे हैं, ऑफिस रेंट दिए हैं ना 30,000 का, ये रहा ऑफिस रेंट 30,000 का, ये तीनों आइटम दे दिए सर, ठीक है। हाउसिंग लोन तो इसमें आएगा नहीं। मोटर कार मेंटेनेंस, मोटर कार मेंटेनेंस का हिसाब करो सर। मोटर कार मेंटेनेंस में कितना खर्चा हो रहा है उनका? एक्वार्ड इन जनवरी अकाउंट पे चेक पे किया है, 4,25,000 का मोटर कार है ना? नहीं, मेंटेनेंस का कहा? मोटर कार ये वाला खर्चा करो, खर्चा मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 का खर्च मोटर कार, तो मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 का दिया है। और मोटर कार के बारे में और भी कुछ बोला है क्या? both office and personal, 1/5 motor car is used for personal use. हाँ, 1/5 माने 1/5 अगर पर्सनल है तो फिर बिजनेस का कितना? 20%। बिजनेस मतलब 4/5, समझ गए सर? ठीक है, तो 10,000 का 4/5 आपको खर्चा निकाल 8,000, ठीक है। ये समझ में आया सबको? मोटर कार में क्या चला है? मोटर कार का थोड़ा सा हिस्सा पर्सनल है, यानी 1/5 क्वेश्चन में बोला है। तो अगर मोटर कार मेंटेनेंस का जितना पार्ट पर्सनल में जाएगा वो पर्सनल में लगा दें, तो मोटर कार मेंटेनेंस बिजनेस में कितना है? टोटल वैल्यू 10,000 दिया था, उसमें से 1/5 अगर पर्सनल है तो 4/5 आपका बचता है। इसको अगर आप किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है 1/5, तो आप ऐसे कर सकते हो ना सर कि 1/5 माने कितना? 20%, ठीक है। 1/5 माने 20%, ये 20% होता है। तो अगर 1/5 माने 20% है तो फिर 80% उनका बिजनेस का है, 8,000। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4/5 का मतलब एक्चुअली 80% है, तो 10,000 का 4/5 करो तो भी मिल जाएगा 8। ये खर्चा आपका बिजनेस में माइनस होगा, 10,000 नहीं होगा, 8,000 होगा। पॉइंट में नोटेड है। ये सब बारीकी, छोटा छोटा चीज, बारीक बारीक चीजें समझना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पर्सनल चीजें और बिजनेस की चीजें में अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेसमैन तो अंतर करता मोटर नहीं है। का मोटर का पर बोझन सर 10,000 का मोटर कार था ना मेंटेनेंस का, मोटर कार मेंटेनेंस में आपका खर्चा है 10,000 का। इस 10,000 में से क्वेश्चन में क्या बोला है? 1/5 ऑफ द मोटर कार यूज इज फॉर पर्सनल यूज। तो 10,000 का मोटर कार का अगर एक 5 भाग का एक भाग मैंने बेसिकली 1/5 मैंने 20%, ये पर्सनल पर्सनल यूज है। तो 10,000 का 20% अगर पर्सनल यूज है तो 80% कितना है? बिजनेस यूज है। तो 10,000 का 80% मैंने 8,000, तो ये 8,000 हम लोग एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे, मैंने ये अलाउड खर्चा है बिजनेस का। ओके नील, बोलो यस सर। बस थोड़ा ध्यान रखना है सर, ध्यान भटकागा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और कुछ नहीं। सर मैंने 1/5 তাই তো? हाँ 1/5 मैंने 20, 4/5 ना, 4/5 मैंने 80% ना। বলছি 1/5 হচ্ছে তার মানে
হ্যাঁ এবার বল, বুঝতে পারছি। 1 - 1/5 তার মানে 1 - 1/5, हाँ हाँ 1 - 1/5। टोटल अगर 1 है, 1 से 1 - 5 माइनस करोगे तो 4/5 ही आएगा। वैसे भी सोच सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है उसमें, एकदम बेसिक मैथ्स है। अच्छा, कार लोन का इंटरेस्ट, ये भी आएगा, इसमें आएगा। कार लोन इंटरेस्ट इस पे लिख दो सर, नॉट अलाउबल सिंस, ये अलग से हो। ऐसे में लिखो, मैं बता देता हूँ। सिंस दी सेम माने इंटरेस्ट नॉट बीन पेड and SSC follow cash system, SSC follow cash system। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कार का इंटरेस्ट का क्या है? कितना इंटरेस्ट बोला है कार का? मोटर कार का ये खर्चा दिया है, ये देखो, मोटर कार लोन फ्रॉम कनाडा बैंक 9% पर है ना, जो 2.5 लाख का उसका है। इसको एसेट साइड में इसलिए दिखाया जा रहा है, जब कोई खर्चा पे नहीं करते हो तो वो आपका इनकम हो जाता है ना। बेसिकली आपका इनकम नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, बट ये डीम्ड इनकम की तरह हो जाएगा। ये डीम्ड इनकम की तरह मान लेंगे कि आपका इनकम है, क्योंकि आपका किसी साल में खर्चा था लेकिन आपने किया नहीं। तो खर्चा था आपने किया नहीं, तो एसेट साइड में बैठ जाएगा, मतलब रिसिप्ट साइड में बैठ जाएगा। एसेट साइड नहीं बोलना चाहिए, रिसिप्ट साइड में बैठ जाएगा। बेसिकली यहाँ का ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया, तो यहाँ पर तो ये कैश कैश बेसिस कर रहा है। तो कैश बेसिस में जब तक खर्चा होता नहीं है तब तक एंट्री कैसे करेंगे? तो इसलिए ये एसेट साइड में शो कर रहा है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जो मोटर कार, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था ये जो मोटर कार है ये आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ये इस तरह से मिल रहा है, क्योंकि जब मेरा कोई खर्चा है, 2.5 लाख का मेरा खर्चा है, पर मैंने खर्चा किया नहीं, तो मेरा 2.5 लाख बचा ना, मैंने करेंटली बचा, ऐसे तो बचा नहीं, देना तो पड़ेगा सर। लेकिन अभी मैं इसको रिसीप्ट की तरह एंजॉय करूंगा जब पे करूंगा, क्योंकि मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं पे करूंगा तब इसका बेनिफिट मैंने डिडक्शन में यूज कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं ड्यू बेसिस नहीं कर रहा हूँ। अगर ड्यू बेसिस होता तो मैं मैनेज कर सकता, क्योंकि मैं कैश बेसिस कर रहा हूँ, तो जब मैं पे करूंगा तभी माइनस कर पाऊँ। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन आएगा, एडजस्टमेंट और बताएंगे सब तब। एक साथ खिचड़ी नहीं पकाना है, जितना जरूरी है उतना सोचो, अभी ज्यादा दूर का ना सोचो। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो आपका ऐसे भी ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन का अलग अलग सिनारियों में क्या क्या हो सकता है समझ जाओ, क्योंकि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सिनारियोज होता है, तो वो डिफरेंट सिनारियो के साथ हम लोग बात करें। तो ये कुछ सिनारियो थोड़ा हटके इसलिए आ रहा है, तो यहाँ पर बस इतना लिखो, car loan interest non allowable since the interest has not been paid and as assume SSC follow cash system। assume भी नहीं है, क्वेश्चन में बोला है SSC follow cash system, तो इसलिए इसको हम लोग डील करें इन कॉल। बोलो सर, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो सर, कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। मैं एकदम कॉमन सेंस में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सर, कोई ज्यादा माने टॉप लेवल रॉकेट साइंस वाला सेंस नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा सेंस लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी तक डेप्थ मैंने काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी चैप्टर हेडिंग का डिटेल्स नॉलेज नहीं है। लेकिन सर मैं आपको बस इतना दिखाने के लिए ये सब टोटल इनकम सॉल्व करा रहा हूँ, आपको जानना चाहिए कि रियल लाइफ में एक टोटल इनकम कैलकुलेशन करते कैसे हैं टैक्स एक्सपर्ट। इसलिए मैं आपको पहले ही करा रहा हूँ, फिर एक अभी एक बार कर रहे हो ना, फिर जब सारा हेड हो जाएगा फिर और एक बार करना, तब देखना कि अलग ही लेवल का एक जोश आ जाएगा। बोलो सर। आप पेन पेपर करते हैं क्या? सीए सीएम है वो लोग पेन पेपर करते हैं। हाँ पेन पेपर में करते हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गया ना सारा, एक्सेल सीट में टाइप करके बिठा देता है। इजी होता हाँ ये इजी होता है वो सर, अगर आप बोलोगे तो फास्ट तो यही होता है, लेकिन वो इतना मेहनत करता है एक्सेल में। हाँ मैं प्रेफर करता हूँ, अच्छा भी लगता है करने। लेकिन आपको वहां पर ऐसे हाथ में नहीं कर सकते, क्योंकि सारा डेटा चाहिए आपको, स्टोर करना है ना, सारा डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने तो हाथ में लिख के करोगे तो स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ रफ में तो कर लेता क्या है, लिखना हो तो पता चले। पहले रफ में कर लेता है एक बार, उसके बाद उसको फाइनली पुट कर। इसीलिए एक्सेल का नॉलेज अभी से धीरे धीरे बूस्ट करो, देखना हाथ का स्पीड आ जाएगा तो बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये हो गया सर, अभी इसको टोटल करो सर, जितना भी माइनस हुआ
मैंने 21,50,000, 11,48,000 कितना सर 33,36,000 33,36,000। थैंक यू सर। 33,36,000 ठीक है। अच्छा ये 33,36,000 कहाँ से माइनस होगा? प्रोफेशनल सर्विस फी से, ठीक है, प्रोफेशनल फी से माइनस। तो 59,38,000 से इसको माइनस करके मुझे बताए कितना, माइनस करके मुझे 26 बता। lakh 2,000. 26,02,000। थैंक यू सर। ठीक है, ये मिडिल कॉलम में अभी करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी कहानी बाकी है सर। सर कहानी में क्या है कि इनका एक मोटर कार भी है, इनका एक मोटर कार है जिसका वैल्यूएशन से मैंने डिप्रिसिएशन एक्चुअली चेक कर, 4,25,000 का मोटर कार है जब उन्होंने जनवरी में एक्वायर किया था। तो जनवरी 2023 में अगर मोटर कार एक्वायर किया है तो ये मोटर कार आपका 22-23 में कितना दिन चला होगा? 22-23 में कितना दिन चला होगा, यानी कितना महीने का आप इसमें चार्ज करो। अच्छा ऐसा नहीं है, पहले तो ये समझो, नहीं 22-23 में देखना नहीं है आपको, बस इतना देखना है ये मोटर कार का वही मोटर कार है ना जिसका डिप्रिसिएशन को इंटरेस्ट को लेके खेल चल रहा था। मोटर कार उन्होंने 1/5 तो पर्सनल यूज किया और 4/5 उसने बिजनेस के लिए यूज किया। तो आप इस टोटल मोटर कार का 4/5 पार्ट को अलग कर दो, क्योंकि 4/5 आपका बिजनेस का है। उसके अंदर आप ये बताओ मुझे कि डिप्रिसिएशन रेट कितना है। ऐसे इसका एक रेट है, पीजीबीपी में दिया जाता है सर। 10% है। हाँ, लेकिन इसमें एक पूरा लिस्ट है, मैं शेयर करूंगा पीजीबीपी का ये वाला। नॉर्मली जिसको पता है वो मुझे बता सकते हैं सर। मोटर कार का नॉर्मली 15% का रेट चलता है। कितने का रेट चलता है? 15% का। तो 15% का रेट चलता है। अब आपको यहाँ पर देखना है सर, ये बंदा मशीन खरीदा कब, ये मोटर कार कब परचेज किया है? 2000 बैकवर्ड इन जनवरी 2023। इसका मतलब है कि ये अगर मैं 22-23 का हिसाब लगा रहे हैं ना हम लोग, तो 22-23 में इसका मोटर कार जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 3 महीना चला है सर। जनवरी फरवरी मार्च कितना टाइम होता है? 3 मंथ होता है। 3 मंथ ये चला है, तो 3 मंथ के हिसाब से ये 6 महीना नहीं चला। नॉर्मली क्या होता है, जो टोटल डिप्रिसिएशन होता है अगर कोई मशीन या कोई एसेट, कब से लिया गया, कब से चला अगर गया? नहीं सर, हाँ बात सही बोल रहे हो आप, लेकिन अगर इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर मोर देन 6 मंथ चलेगा तो साल भर का डिप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा, यानी 15% आ जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 6 मंथ्स होगा तो ये आधा चार्ज, 7.5%। ये मैं पीजीबीपी में डिटेल्स में और एक बार बताऊँ, ठीक है, और एक एक एसेट का डिप्रिसिएशन का रेट भी बताऊँ, ठीक है। ये पीजीबीपी के अंदर डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है कि कौन से एसेट में कौन सा रेट चलता है, फर्नीचर पे कितना, फिटिंग्स पे कितना, बिल्डिंग पे कितना, ठीक है, इवन का गुडविल पे कितना, हर चीज का रेट होता है। सब बता दूंगा तो उस टाइम पे। फिलहाल यहाँ पर जितना जरूरी है इतना कर लेते हैं सर। मोटर कार लिखो, मोटर कार, मोटर कार 4,25,000 इंटू 7.5 इंटू 4/5, ठीक है, 4,25,000 इंटू 7.5 इंटू 4/5, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा मुझे बताओ इसे थोड़ा सा। कितना हो रहा है बोलो, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं? कैलकुलेटर भी बनाने दिया 25,500. लेकिन 25,500 लिखो सर, 25,500, 25,500, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब बाकी चीजों का डिप्रिसिएशन का रेट मैं अभी आपको रैंडमली बता दे रहा हूँ। आप ऐसे एग्जाम में हमेशा बोलता नहीं है सर, आपको आदत होना चाहिए। जैसे तो याद है। हाँ तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा। जैसे इनके पास बुक्स है, एनुअल पब्लिकेशन, माने हर साल कुछ किताब आते हैं ना, टैक्स का किताब, अकाउंट्स का किताब, एनुअल पब्लिकेशन की, माने इस साल का ये रेट चल रहा है, पूरा डिटेल्स होता है, प्रोफेशनल लोगों के लिए निकलता है। वैसा किताब इनके पास जो है वो सब किताब हर साल 40% डिप्रिशिएट करता है। 40% डिप्रिशिएशन, मतलब 20,000 का है, बुक्स खरीदा है एक साथ 2022 को,
ठीक है, तो 20,000 का ये बुक्स का वैल्यू 40% में डिप्रिशिएट करता हूँ, कितना हो जाएगा सर? बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशन एट द रेट 40%, तो 20,000 का 40% मैंने कितना हो जाएगा? 40% तो चला गया डिप्रिसिएशन, 60,000 तो कितना चला गया? 8,000 8,000, मैंने बचा कितना? 8,000। तो वो डिप्रिसिएशन का रेट ही आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, डिप्रिसिएशन का रेट ही देना है। मोटर कार का हो गया 25,500, इधर आगे जाएगा आपका 8,000 का। अच्छा, और भी है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे आपका लगता है कितने का है फर्नीचर फिटिंग्स? क्वेश्चन में देखो कहाँ गया फर्नीचर फिटिंग्स, क्वेश्चन में नीचे दिया था ना। हाँ, फर्नीचर फिटिंग 60 का है, प्लांट मशीनरी 80 का है, और एयर कंडीशनर ये सब चीजों का 50,000 का है। तो इसमें मैं रेट आपको भी बता देता हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए। फर्नीचर फिटिंग्स एट द रेट 10% ऑफ 60,000 कितना हो जाएगा? 6,000, ठीक है। फर्नीचर फिटिंग्स में नॉर्मली 10% लगता है, मैं रेट चार्ट दे दूंगा आप लोग। अच्छा, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा सर, इसका कोई उपाय नहीं। प्लांट मशीनरी का 15% ऑफ 80,000, 15% ऑफ 80,000 कितना हो जाएगा सर? 12,000, है ना। 80 का 15 करके देखो, कंफर्म करना मुझे। और कंप्यूटर वगैरह का यस सर। 50% है, तो इसमें लिख दो सर कंप्यूटर 50% ऑफ, सॉरी कंप्यूटर का 40%, आई एम सॉरी 40% डिप्रिसिएशन, 50,000 का 40%, 40% ऑफ 50,000, 40% ऑफ 50,000, इसका हो जाएगा आपका 20,000। 20,000 का कंप्यूटर का हो गया, और कंप्यूटर नया खरीदा है सर, न्यू कंप्यूटर, यहाँ पर एक न्यू कंप्यूटर खरीदा था, ये देखो कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/2022, मैंने नवंबर 2022 को एक कंप्यूटर खरीदा था 30,000 का। इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो 6 महीने से कम यूज हुआ ना, है ना, आधा हो जाएगा, मैंने 40% का आधा, मैंने 20%, मैंने 30,000 का 20% कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें भी और एक चीज देखना है, कंप्यूटर के बारे में कुछ बोला था क्या, यूज के बारे में? यूज के बारे में कुछ बोला था? 30,000 कंप्यूटर है, उसका 40% डिप्रिसिएशन है और 50%, अच्छा नहीं सॉरी सर, गलत हो रहा है, मैं गलत हिसाब दिया, सही है। यूज के बारे में कुछ बोला नहीं, मैंने 30,000 का मेरा टोटल कंप्यूटर है, इसका 40% मेरा डिप्रिसिएशन है, कितना होता है? 12,000, लेकिन ये आधा साल का यूज होता है, मैंने लेस देन 6 महीने का यूज हो रहा है, तो 6,000, समझ रहे सर, मैंने इसका 50% कर दिया, समझ गए सर आप लोग? मैंने 30,000 का 40% आपका रेट है, 30,000 का 40% आपका रेट है, और उसका 50% आपका डिप्रिसिएशन का, क्योंकि आधा 6 महीने से कम यूज कर, तो इधर लिखो कंप्यूटर के बाद न्यू कंप्यूटर का आपका बन जाएगा सर 30,000 एट द रेट 40% इंटू 50%, तो हो जाएगा 6,000, ठीक है, हो जाएगा 6,000। सबको टोटल करो सर, हो गया हम लोग का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सिचुएशंस में आ गया है। अब लोग प्लीज ये सब डिप्रिसिएशन रेट को टोटल करें। 77,500। 77,500, चलो पुट करो, माइनस करो इसको, $25,24,500। कितना बोला? 25,24,500। টোটাল করে কত হচ্ছে? 77,500, তাই তো? 77,500, 77,500 को कहाँ से माइनस करेंगे? यहाँ से 26,02,000 से,
26,02,000 से 77,500 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा सर 25,24,500, है ना? ठीक है, और ये जो 25,24,500 है, 25,24,500 से ये वाला जो लॉस था इसको भी एडजस्ट करो 32,000 को, लॉस माइनस होगा ना। ये आपका इनकम हुआ है बिजनेस का 25,24,500 आपका बिजनेस इनकम है, ठीक है, ये आपका बिजनेस इनकम है, और इसके साथ आपको एडजस्ट करना है हाउस प्रॉपर्टी लॉस को, तो कितना हो जाएगा बोलो? 24,925. ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपका पीजीबीपी का इनकम है, जो आपका पीजीबीपी का इनकम है उससे आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को माइनस करो, क्योंकि वो आपका लॉस है और ये आपका इनकम है, तो लॉस माइनस हो जाएगा इनकम से। हाँ? टैक्स नहीं करते। टैक्स तो अभी भी डिस्कशन नहीं हुआ, अभी पूरा सिर्फ इनकम ही कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है, तो अभी ग्रॉस टोटल इनकम यहीं पर तो निकल जाएगा, लास्ट कॉलम में लिख दो सर 24,92,500 कैसे आया ये 24,92,500 कैसे आया? ये वाला और ये वाला लॉस में लॉस ये एडजस्ट करके आया, ठीक है, 24,00,000 92,500 यहां से आपको डिडक्शन देना है। अब आपको डिडक्शन देना है 80C का, ठीक है, इसमें से आपको डिडक्शन देना है 80C का, मतलब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये डिडक्शन बनता है, ये पूरा कंप्लीट इनकम टैक्स का लास्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 115 बीएससी तो नहीं है ना। हाँ बोलो सर। 1,50,000 डिडक्शन 1,50,000 का ना चेक करना है किस এটা কি এক্সিড করছে? হ্যাঁ বলছি 80C সেকশনে পড়ছে তাই বললাম। আচ্ছা হ্যাঁ 80C, হ্যাঁ 80C তে দেখতে হবে কত হচ্ছে টোটাল, দেখছি দাঁড়া। डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से, बेसिकली ऐसे लिखो अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और उसके अंदर सेक्शन है 80C से 80U, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये सेक्शन है इसका 80C से लेके 80U, इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा सेक्शन फॉलो हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो एक है सर हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रिपे कर रहा है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रिपे करना है ना, प्रिंसिपल रीपेमेंट याद है, मैं आपको बोला था, पढ़ा क्वेश्चन जब पढ़ा था, मैं फिर से दिखा दूंगा, तो ये देखो हाउसिंग लोन रिपेड 1,88,000, जिसमें 88 तो इंटरेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं, 1 लाख रिपे कर रहे ना, ये 1 लाख का आपको 80C में बेनिफिट, ठीक है, तो क्या करना है सर, ये आप पहला कॉलम में लिखो 1 लाख। अच्छा, दूसरा है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड के सब्सक्रिप्शन, कितना कर रहे हो? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका सब्सक्रिप्शन कितने का है? नीचे था यहाँ पर था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका 20,000 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है, मैंने पीपीएफ में बेसिकली पैसा डाले हो फैमिली के लिए या अपने लिए, तो पीपीएफ सरकारी होता है, इसमें पैसा डालने से गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है, तो पीपीएफ सब्सक्रिप्शन है 20,000, कितने का है सर? 20,000। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो बहुत पॉपुलर है, घर घर में लोगों का होता है, LIC प्रीमियम, इसमें आप कितना प्रीमियम भर रहे हो सर? 24,000, चेक कर लो 24,000, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और कुछ है सर इसमें टोटल करके मुझे बताओ तो कितना हो रहा है? और कुछ है नहीं एक्चुअली, 1 लाख टोटल अमाउंट ऑफ 1,44,000 इज अलाउड, क्योंकि 80C के तहत, पॉइंट बी नोटेड सर, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एज पर 80C, हाँ, इसके तहत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख अलाउड है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ 1,44,000 इज अलाउड since it is within limit, within 1.5 लाख, 1.5 लाख आपका मैक्सिमम लिमिट है सर, 1.5 लाख लिमिट के अंदर है 1,44,000, ठीक है, 1.5 लाख लिमिट के अंदर है 1,44,000, इसको बस आप लिख दो, ठीक है, अब क्या करना है, मिडिल कॉलम में ये सबको टोटल करके 1,44,000 को बाहर करो,
अब क्या करोगे, वो जो आपका इनकम हुआ था, अच्छा और एक यहाँ पर और एक डिडक्शन आपको मिलेगा, 80C था ना, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो वो भी आ जाएगा। ये सारा 80C का था, ये जितना मैंने आपको अभी बोला ये सब 80C का था। और एक सेक्शन है डिडक्शन अंडर 80D, वो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस है ना, फैमिली के लिए भरे थे, फैमिली के लिए और मैंने वाइफ के लिए और अपने लिए। ये देखो मेडिकल इंश्योरेंस 18,000 का अकाउंट पे ही चेक में किया था, ये भी आपको अलाउ करेगा, ये भी अलाउ करेगा। तो रिडक्शन अंडर 80D अगर मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए, वाइफ के लिए, मैंने फैमिली रिलेटिव के लिए करता है, बच्चों के लिए भी करता है तो भी मिलता है, माँ बाप के लिए भी करते हैं तब भी मिलता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस सर प्रीमियम, हाँ बोलो। आप तो 25,000। हाँ, माँ बाप के लिए 50 तक लिमिट है सर। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने अगर माँ बाप का एज 60 साल के ऊपर होता है तो प्रीमियम पेड 18,000, 18,000 ठीक है। तो ये 18,000 इधर हो गया, इधर 1,44,000 हो गया, तो 1,44,000 और 18 मिलके कितना हो जाएगा, 1,62,000, 1,62,000। ये 1,62,000 को अब माइनस करोगे इससे, इससे 24,92,500 से, मुझे प्लीज बताओ तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। 24,92, 24,92,500 से 1,62,000, 1,62,000 माइनस কত বললি, 30,500। 23,30,500। दिस इज द टोटल इनकम। अब इनका टैक्स लायबिलिटी करो, निकल जाएगा। ये एंड रो में भी कितना देंगे, 23। 23,30,500। अब टैक्स लायबिलिटी करो अप टू 2,50,000। कितना एज, कितना है इनका, 50 है, एट द रेट डी, ग्रेटर देन 2,50,000, 2.5 लाख टू 5 लाख, एट द रेट कितना, 5%, कितना होता है 12,500, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख, कितना होता है एट द रेट 20%, तो कितना हो जाएगा 1 लाख, है ना। और ग्रेटर देन 10 लाख टू 23,30,500 एट द रेट 30%, कितना हो गया डिफरेंस, 10 लाख से 23,30,500 का डिफरेंस 13,30,500 होता है। 13,30,000 मैंने 13,35,100, इसका 13,35,100, इसका करोगे 30%, 399,150, 399,150, 399,150। प्लीज टोटल करो सर, 399,150 प्लस 1 लाख, मैंने 499,150 प्लस 12,500, 499,150 प्लस 12,500 आपका होता है 5,11,650, 5,11,650। इस पे लगा देना ऐड सेस, है ना, ऐड क्या करोगे 4% 4। हेल्थ एंड एडू सेस 4%, इसका ऊपर 4% इंटू 4%, 20,466, 2466, 2466 दोनों को टोटल करके बताओ कितना हो। 5,32,116। 5 लाख 32,116। 32, 5,32,116, ये हो जाएगा इनका टैक्स लायबिलिटी। इतना मेहनत करोगे तो रंग लाएगा सर, तभी हम लोग सीख रहे हैं बोल के थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा सर, डोंट। क्योंकि काफी सारा चीज बोलते बोलते जा रहा है ना कि इसमें यूं इसलिए होता है, इसलिए होता है, इतना सारा बात कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, वो भी ज्यादा बोल दिया। 5 से 7 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे मैक्सिमम समय देना चाहिए, 10 मिनट फिर भी ठीक ठाक है, मतलब इतना फास्ट हाथ चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, तो 1.5-2 घंटा से एक ही क्वेश्चन करेंगे।
ओके सर, समझ में आया रे सबको? हाँ, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब किसी भी प्रोफेशनल का अगर आपको कैलकुलेट करना है आप उसका कर सकते हो, यानी कोई भी आपके सामने आए आप उनका कर सकते हो। मैंने बेसिकली प्रोफेशनल लाइक सीएसीए में जब आप लोग बन जाओगे तो आप अपने क्लाइंट के लिए इसी तरह से कैलकुलेशन करोगे और रिटर्न फाइल करोगे, दैट्स इट। ओके, तो फिर सर आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा कल के क्लास में भी और भी वैराइटीज क्वेश्चन है टोटल इनकम के ऊपर ही मैं और भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं फिर से बेसिक से स्टार्ट करूँ, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन हो जाए बेसिक्स टोटल में, फिर मैं वापस बेसिक से काफी सारा चीज फिर से बात करूँगा सर, एडवांस टैक्स टीडीएस में धीरे धीरे बात करूँगा। ओके सर, फिर बाय, आज इतना ही है, टाटा, कल मिलते हैं, कल आप सबसे मिलेंगे। ओके सर, बाय, टाटा। इसका टोटल इनकम जो आया था उसमें 23,30,30,000। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर।